This call is now being recorded. ध्यान मुद्रा में 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निकलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन को शुद्ध सरल अपना शुद्ध प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जो उपस्थित हैं उनका स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह उपस्थित हैं जो हमारे संस्था के, जो हमारे ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित है जो हमारे ट्रस्ट की उपाध्यक्ष है, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित है, वो 2nd सेमेस्टर की छात्रा है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित है, 2nd सेमेस्टर की छात्रा है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित है जो 2nd सेमेस्टर की छात्रा है और हमारी संस्था जो ट्रस्ट है उसके प्रमोटर है। हमारे बीच में सारथ उपस्थित है जो 1st सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, वो केरल से उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। और हमारे बीच में रश्मि गोयल उपस्थित हैं जो 2nd सेमेस्टर की छात्रा है, वो उपस्थित है। इन्हीं सबका स्वागत। इसके अलावा भी कोई उपस्थित अगर है तो उनका स्वागत है। हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान से संबद्ध हैं और हम वहां के 3 मनुष्यों के ऋणी, उनके प्रति हम श्रद्धा सुमन निरंतर
अर्पित करते रहते हैं। वो मनीषी है ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर। दूसरे हैं आदरणीय अग्रवाल सर, जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं और जो आयुर्वेदिक एक प्रोफेसर उसके प्रणेता भी हैं। इसके अलावा एक तीसरे मनीषी हैं एस एस सर्राफ सर, जो एपेक्स बॉडी के चेयरमैन है। हम उनके प्रति श्रद्धावंत हैं। आपके माध्यम से ये जो जन जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है वो ये है कि हम इस चिकित्सा एक्यूप्रेशर को जन जन जागरण तक पहुंचा, जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैला। चिकित्सा चूंकि कम खर्चीली है और कहीं ना कहीं दिव्य अंश भी उसमें मौजूद है, इसलिए उसका लाभ सबको मिल सके, ये हमारी हमारी इच्छा है और ये हमारी अभिलाषा है और ये हमारे संस्थान का इसका उद्देश्य है। रीच वन, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच और ईच वन ट्रीटमेंट। तो प्रत्येक व्यक्ति को जाकर के सबके पास जाना है और ट्रीटमेंट करना है, उसको सुविधा देनी। तो हम आज चूंकि मैडम आज का सेकंड सेकंड का वो है, पहला आयुर्वेदिक पढ़ना है, तो हम लोगों ने शनिवार और इतवार को ये अभी 2 दिन के लिए क्लासेस जो है 5 बजे से 7 बजे तक कर दिया है। तो हम लोग अब शुरू कर रहे हैं कि हम लोग बात कर रहे थे कि वात पित्त कफ 3 बल हैं। वात माने आकाश और वायु, पित्त माने जल और अग्नि, और कफ माने पृथ्वी और जल। अब इन जो सूक्ष्म यात्रा थी कहां से, भौतिक पदार्थ हमारे स्थूल थे और जो हमारे पराभौतिक है वो द्रव्य हमारे सूक्ष्म। तो भौतिक से पराभौतिक यात्रा का अर्थ है कि स्थूल से सूक्ष्म तक की यात्रा। उस यात्रा में 3 बल क्रिएट हुए। उस यात्रा दोनों उस यात्रा के बीच में, भौतिक से पराभौतिक के बीच की यात्रा में बीच में 3 बल क्रिएट हुए और इन बलों का नाम दिया गया, इनको त्रिदोष कहा गया लेकिन ये बल है और इनको कहा गया वात पित्त कफ। ये शरीर को धारण कर रहे हैं उसी प्रकार जिस प्रकार ब्रह्मांड को धारण करने के लिए सोम है, चंद्रमा है, सूर्य है और वायु। तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं कि इन्हीं के आधार पर आयुर्वेदिक चिकित्सा का सूत्रपात हुआ था और ये माना गया था कि यही बल धारण कर रहे हैं पूरे शरीर को और इन बलों में अगर कहीं असंतुलन होगा तो हम बीमार हो जाएंगे। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था बात, फिर हम लोगों ने पित्त पढ़ा। पित्त के हम जो उसके भाग हैं, कई प्रकार हैं, उनको पढ़ रहे हैं। तो 5, ये समझ लीजिए कि 5 प्रकार के समूह हैं। वहां भी 5 है और यहाँ भी। तो वायु के अलावा वात में अब पित्त में आ रहे हैं तो पित्त में भी 5 है। तो अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था रंजक पित्त। रंजक पित्त का कहा था, रंजक पित्त अपने आप ही समझ लाइए, ये रंजक जो साड़ियों को उनको कलर करते हैं, इन सबको कहा जाता है। तो जैसे वो लोग कलर करते हैं वैसे ही ये रंजक पित्त क्या करता है, ये आपकी जो ब्लड है उसको लाल करता है। तो ये लालिमा वाला है ये। और ये सिद्धांत आप समझिए, ये सिद्धांत जो मान के चलिए कि 2000 बीसी के आसपास का रहा होगा। तो ये सिद्धांत जो थे, और 600 बीसी में तो चरक, महर्षि चरक ने इसको लिखा 600 बीसी के आसपास, 600 से 800 बीसी के बीच में। यानी ये परंपरा पहले से हम लोगों की थी और हम लोग ज्ञान प्राप्त था कि कोई कलर करता है, कलर करता है। और हम लोगों ने बाद में कहा कि हीमोग्लोबिन, आधुनिक विज्ञान ने कहा कि हीमोग्लोबिन इसको कलर देती है, इसकी वजह से रंग लाल है। तो वही है। अब हम लोग चले आगे, साधक पित्त इसका है। अब मैं शेयर कर दे रहा हूं।
क्लियर हो रहा है? यस सर, आ रहा है। तो साधक पित्त है साधियत कार्याणि इद साधकम। ये इन्हीं श्लोकों में पूरे इसके कार्य का विवरण और इसके गुण का विवरण है कि क्या करता है। साधियत कार्याणि इद साधकम, मतलब साधियत माने जो सिद्ध करता है, कार्याणि क्या करता है, सभी कार्यों को। तो कार्य कौन से होंगे, उत्साह प्रसन्नता आदि कार्यों को जो सिद्ध करता है वो साधक है। यानी इन्हीं की इसकी वजह से ही हमारे शरीर में बहुत से काम होते हैं। भय, अब देखिए भय, शूरता, क्रोध, हर्ष, मोह, प्रसन्नता, जितने भी द्वंद्व होंगे, जितने भी तरह के आपके उत्साह प्रसन्नता होंगी, तो देखिए अगर ये साधक पित्त अपने बैलेंस फॉर्म में रहेगा तो ये आपको सारी चीजें अच्छी अच्छी चीजें करेगा। लेकिन अगर ये कुपित हो गया, माने बैलेंस फॉर्म में नहीं हुआ, तो यही सब कोई मानसिक क्रियाएं उल्टी हो जाएगी। ठीक है, भय उत्पन्न कर देगा, क्रोध उत्पन्न कर देगा, मोह का कारण बनेगा। और जहां बैलेंस फॉर्म में है तहां शूरता, मतलब जीवन में उत्साह भी रहेगा, शूरता भी रहेगी। शूरता माने आपका ये नहीं कि किसी से लड़ने लगे, शूरता का मतलब ये कि आपके अंदर ये रहेगा कि हमारे अंदर बल है और हम कोई अन्याय के विरुद्ध और कोई प्रतिकार कर सकते हैं, वो शूरता है। हर्ष रहेगा, प्रसन्नता रहेगी। तो ये मानसिक क्रियाएं जो है अच्छी रहेंगी। और अगर बैलेंस फॉर्म में नहीं रहेगा तो वो सब इन्हीं के अगेंस्ट का जो हमारे मानसिक वो मनोभाव है उनको प्रकट करेगा। यद पित्तम हृदय संतम तस्मिन साधको अग्नि संज्ञा। जो यद पित्तम, जो पित्त हृदय संस्थितम, हृदय में संस्थित रहता है, हृदय में स्थित रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे साधक अग्नि। मतलब क्योंकि पित्त जो है अग्नि और जल का कॉम्बिनेशन है, इसलिए उन्होंने कहा साधक को अग्नि कहा। अग्नि, अग्निरिति माने अग्नि प्लस इति, अग्नि यह कहा जाता है, यह संज्ञा दी जाती है। तो यदि पित्तम जो हृदय में स्थित है वो क्या है, वो साधक पित्त है। सो अभिप्रार्थित मनोरथ साधन कृत दुख, मतलब यानी यह पित्त अभिवर्तित, अभिप्रार्थित माने सो अभिप्रार्थित, सह अभिप्रार्थित, सो माने सह अभिप्रार्थित, वो अभिप्रार्थित माने वांछित मनोरथ, आपकी जो मनोकामनाएं हैं, मनोरथ को साधने वाला है। तो सब मनोरथ को जो सिद्ध कर रहा है वो साधक पित्त है। तो यानी सारे मनोभाव जो हमारे हैं, वो ये क्रोध होगा, शोक होगा, भय होगा, तो ये सब अवस्थाएं होंगी, उनको ये बल में, उनको ये ताकत देता है, इसको बोलते हैं। अब इन्होंने कहा कि देखिए कोई भी स्मृति, अगर मान लीजिए जो हम लोग कल्पना में महसूस कर रहे हैं या जो देख रहे हैं कि ये इनका अगर हम स्मरण रखते हैं तो ये स्मृति है। यानी अगर इसका विचार आपको बाद में भी आ जाए, यानी आप आंख बंद करें और तब भी वो आप देख लें उस घटनाओं को, तो इसको स्मृति कहते हैं और इसको याद कर सके। अगर स्मृति दृढ़ हुई तो क्या होगा, जितना स्मृति दृढ़ होगी उतना आप अधिक अच्छे से पढ़ सकेंगे और स्मरण कर सकेंगे, याद कर सकेंगे। और अगर स्मृति से ठीक हुई तो क्या होगा, जो आपका धैर्य, धृति माने धैर्य, धैर्य और स्मृति और धैर्य दोनों बुद्धि को उत्पन्न करती है। कैसे, क्योंकि अगर स्मृतियां हैं और धैर्य है, धैर्य धारण करते हैं और आराम से, मतलब ऐसा नहीं बहुत जल्दबाजी में नहीं रहते हैं, तो इससे बुद्धि का, तो ये मन में विचार उत्पन्न हो और स्थिर रहे, यही तो बुद्धि है। अरे आपने कोई चीज याद किया और मन में स्थिर हो गया, आपने उसको ग्रैस्प कर लिया, आपने उसको पचा लिया, तो यही आपका बुद्धि है। तो इसी को तमाम इंटेलिजेंस कह लीजिए, रीजनिंग कह लीजिए, एनालिसिस कह लीजिए, ये उसी के पर्याय है। मेधा और अभिमान साधक पित्त से नियंत्रित होता है। तो मेधा तो बुद्धि हो गई, इंटेलिजेंस वाला है, और अभिमान चूंकि बुद्धि के साथ, हम लोगों ने कहा था हमेशा अभिमान अवश्यंभावी है, वो तो रहता ही रहता, तो उसको आप मानिए कि वो अभिमान दोनों इससे नियंत्रित होते हैं। अब इन काम को करने वाला कौन है, मन। क्योंकि हम लोगों ने कहा था ना कि मन के साथ ये सब जुड़े हुए, मन के साथ अभिमान जुड़ा हुआ है, बुद्धि जुड़ी हुई है।
अहंकार, अभिमान माने अहंकार से जुड़ा हुआ है ना, तो वो मन के द्वारा संपादित हो रहे थे। अब मन मन क्या है? मन के बाद बुद्धि उत्पन्न होती है। तो बुद्धि क्या करती है? मन, चूंकि मन का क्रिएशन है, मन के बाद बुद्धि उत्पन्न हुई है, तो इन्होंने इसमें कह दिया है कि मन ही बुद्धि को अच्छे बुरे की क्षमता प्रदान करती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। मन के साथ जैसे ही मन अपना विचार करता हो, अहंकार उत्पन्न होता है, उसके तत्काल बाद बुद्धि उत्पन्न होती है। उसके तत्काल बाद बुद्धि उत्पन्न होती है। और ये बुद्धि क्या है? ये बुद्धि है अच्छे और बुरे की क्षमता। तो मन और अहंकार और बुद्धि, तो ये मन के अंदर अहंकार जो होता है वो बुद्धि को क्रिएट करता है। और फिर बुद्धि क्या करती है? आपको नीर क्षीर विवेक, जिसको बोलते हैं, ये अच्छा और बुरा क्या है, इसकी क्षमता मिल जाती है। तो मन का स्थान सिर और तालू के मध्य मस्तिष्क में कहा गया है। यानी मन का स्थान जो है आयुर्वेद में तालू के मतलब मस्तिष्क में कहा गया है। अब हृदय क्या है? हृदय को चेतना में, चेतना कहाँ रहती है? आयुर्वेद में, आयुर्वेद में स्पेशली हृदय को चेतना का स्थान, मतलब चेतना कहाँ रहती है? हृदय में। अब दोनों चीजें जुड़ गई। चेतना बिना मन के, अगर मन जो है बिना चेतना के कोई काम नहीं कर सकता। यानी हृदय और मस्तिष्क का आपस में एक बहुत अच्छा कोरिलेशन है आयुर्वेदिक हिसाब से। क्यों? क्योंकि मन तो इन सब चीजों को करती है, जो मेधा है, बुद्धि है, अहंकार है, मन है, इन सब के बाद इन सबको वो डेवलप करती है। लेकिन चेतना का स्थान हृदय है। तो अब क्या है? साधक पित्त, इसमें लिखा था, हम लोगों ने कहा था ना, हृदय संस्थित। हृदय, जो पित्त हृदय में संस्थित है, तो क्या है? साधक पित्त हृदय में रहेगा। और उसका कार्य देखिए, कार्य क्या है? दोनों भावाजन्य अवस्थाएं, वही शोक, हर्ष और ये सब मन के वो हैं। तो यानी मन और हृदय और मस्तिष्क का रिलेशनशिप कितना बढ़िया बताया गया पहले ही। हम लोग नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि हृदय और मस्तिष्क का रिलेशनशिप कैसे है। अब कैसे होगा? अगर हृदय क्या करता है? पंपिंग करता है, मॉडर्न साइंस के हिसाब से पंप करता है किसको? रक्त को। तो रक्त पंप कर रहा है, और अगर वास्तव में मस्तिष्क में सही रक्त न जाए तो क्या होगा? वो थोड़ी देर सो जाएगा, यानी मस्तिष्क का फंक्शनल नहीं होगा, तो वो निर्जीव हो जाएगी। वो उसको इन्फार्क्शन बोलते हैं, कि अगर सेल्स डेड हो जाए किसी मस्तिष्क की तो इन्फार्क्शन हो जाएगा। ठीक? तो हृदय दबाव डालता है, दबाव प्रेशर करता है, तो ऊपर जाना पड़ता है, उसको ऊपर करता है ना, तो गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट में हृदय जो है मस्तिष्क की ओर ब्लड ले जाता है। तो अब वही कहा है कि अगर कम जाएगा और अधिक जाने लगे तो भी प्रॉब्लम है ब्रेन की। तो इस वही रिलेशनशिप को उन्होंने बताया है कि हाई बीपी हो जाएगा, लो बीपी हो जाएगा, और अगर बहुत अधिक चला जाएगा तो शायद शिराएं हमारी जो वहां की वेन्स है वो फट जाएगी। ठीक? तो वही उन्होंने कहा कि ये साधक पित्त ने हम लोगों के जो मॉडर्न साइंस कह रही है कि हमारे मस्तिष्क को पोषण ठीक से मिलने के लिए हृदय जिम्मेदार है, तो यहाँ उन्होंने कह दिया है कि पित्त का कम क्षेत्र तो मस्तिष्क है, हृदय उसमें रहता है। तो हृदय से दोनों के साथ कॉम्बिनेशन कितना, देखिए, हृदय और मस्तिष्क का कॉम्बिनेशन साधक पित्त तय करता है। अगर असंतुलन हुआ तो क्या होगा? हृदय का अटैक, अनिर्णय। अनिर्णय माने आप, क्योंकि आपका हार्ट फंक्शन नहीं करेगा तो आप अनिर्णय की स्थिति में करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्लड या तो कम है और या बहुत अधिक हो गया है। तो और मनोभाव आपके होंगे, और मनोभाव का नियंत्रण देखिए क्या कहा चाइनीज ने, कहा कि हृदय मनोभाव का नियंत्रक है। और हम लोग भी यहाँ देखे साधक पित्त में क्या कहा कि मनोभाव विकृत हो जाएंगे। तो यानी सारी चीजें वही, आप उसे समझिए कि वहां भी उन्होंने कहा था और यहाँ भी साधक पित्त हृदय में रहता है और मनोभाव विकृत हो जाते हैं। ये तीसरा, आलोचक पित्त। आलोचित दर्शयति रूपम इत आलोचनम। ठीक है, ये आलोचकम जो भी कह लीजिए। तो आलोचक पित्त क्या है? जो आलोचित माने जो देखती है, दर्शयत रूपम, रूपम रूप को देखती है। जो जो कोई भी आप सामने है उसके रूप को देखने वाला कौन है? वो आलोचक। जो नेत्रों में स्थित रहकर क्या करती है? नेत्रों में स्थित रहेगी तभी तो देखेगी। तो नेत्रों में स्थित होगी और रूपों को देखने में सहायक होगी, वही आलोचक पित्त है। तो ये क्या करती है? आलोचित दर्शित,
आलोचन जो है, आलोचन को कहा गया है, आलोचन माने देखना भी है, और आलोचन माने मन से देखना भी है। आलोचन माने मन से भी देखना है, और आलोचन को आप ये भी कह सकते हैं, आलोचन को आप मन का भी कह सकते हैं, दोनों। तो आलोचित दर्शित रूपम यानी मन का आलोचन भी है, जब मन देखता है तो वो भी पहली बार देखता तो उसको आलोचन, उसको भी आलोचन बोलते हैं, और आलोचक नेत्रों से देखते हैं तो भी आलोचन बोलते हैं। तो यानी दोनों चीजें हैं, भौतिक और पराभौतिक दोनों रूपों में देखिए। तो देखना, जो कौन सा पित्त है, कौन देखेगा, जो अविकृत होगा, अविकृत माने बैलेंस जो होगा, विकृत नहीं होगा, बैलेंस फॉर्म में होगा, तो वो बढ़िया से देखेगा। ठीक, अब देखिएगा, रूप लोचनता स्मृतम अदृकस्थ मालोचकम, नेत्रों में रहकर रूप का दर्शन कराने वाले पित्त को आलोचक पित्त कहते हैं। अब इसमें दो तरह की, उन्होंने कहा कि दो तरह के हैं, एक चक्षु वैशेषिक और एक बुद्धि। देखिए बात आ गई ना, भौतिक और पराभौतिक। एक चक्षु माने जो आपकी जो चक्षु इंद्री है, जो देखने वाली इंद्री है, वो उसका जो विशेषता है, उसमें जो आलोचक पित्त है वो, और एक बुद्धि के रूप में है, क्योंकि मन और बुद्धि के अंदर है ना, वही है। नेत्रों द्वारा वस्तुओं को देखकर उनमें जो परस्पर भिन्नता का भान हो वो चक्षु वैशेषिक है। कैसे? अगर आपने अंतर किया कि आपने पेड़ देखा है, कि आपने पौधे देखे हैं, कि आपने आदमी देखा है, कि आपने पशु देखा है, अगर ये आपके कर रहे हैं तो ये जो है चक्षु वैशेषिक है, ये जो है अंतर कर रहा है, ये चक्षु वैशेषिक कर रहा है, क्योंकि ये नेत्र जो है। और दूसरा क्या है, अब इसको उन्होंने कहा कि अगर अभी इन्होंने उसका बुद्ध वैशेषिक वगैरह इसको बता दिया कि सिस्टम क्या है, कैसे कि जो ऑप्टिक नर्व है हम लोगों की, ये क्रेनियल नर्व कहलाती है, ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व जो है जहां पर आंख है, उससे पीछे से, उसके पीछे वाले भाग से जाकर के और ब्रेन को ये, ठीक है, ब्रेन को जाकर के ये उसमें जुड़ती है। और ब्रेन में क्या है, कोन्स और रॉड्स होते हैं, आप लोग आगे पढ़ेंगे, कोन्स और रॉड्स होते हैं। तो कोन्स और रॉड्स का अलग अलग भूमिका क्या है, कि जैसे आपने क्या होगा, रॉड कब लगाते हैं, तो रॉड आप देखते हैं रात में, तो रॉड माने रात में, तो जो रॉड है वो रात में देखने के काम आते हैं, और कोन्स दिन में देखने के काम आते हैं। तो कोन्स में क्या होता है, रात में तो केवल आपको नॉर्मली क्या दिखाई पड़ता है, कम लाइट रहती है, तो आपको दिखाई क्या पड़ता है कि कल ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट के लिए जो होते हैं वो रॉड्स होते हैं, और कोन्स होते हैं ये वहीं पर ब्रेन में बने होते हैं, तो जिसकी वजह से पीछे की तरफ जो ऑप्टिक नर्व जाती है, तो उसी से वहीं की बात कर रहे हैं कि उनमें इसमें रॉड्स और कोन्स होंगे। कोन्स क्या करेंगे, कलर का विजन देंगे, आपको बताएंगे तीन ही कलर होते हैं, तो उसमें ग्रीन और ब्लू और रेड, तीन का, तो ये कोन्स बताते हैं। ठीक, तो प्रकाश की किरणें जब पड़ेंगी तो वो फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा, और उसी की वजह से जो उद्दीपन होगा वही इंपल्स चली जाएगी मस्तिष्क के दृष्टि केंद्र पर, और ऑसिपिटल लोब में, पीछे वाले लोब में चली जाएगी। तो यहाँ से आगे से समझ लीजिए, यहाँ से जा करके और वो पीछे तक का पूरा एरिया कवर करेगी, और तब वहां पर जो है वो ये देखेगी कि ये वर्चुअली क्या चीज है, वो उसकी कलर पड़ेगा और उससे वो अंतर करेगी कि ये है कौन सी। तो ये उसका दृष्टि ये बताया है उन्होंने, सिस्टम बता दिया कि कैसे फंक्शन करती है ये हमारा नेत्र जो है, आंख कैसे फंक्शन करते हैं। तो ऑप्टिक नर्व की सहायता से, ये ऑप्टिक नर्व ही जो है जोड़ती है आपको ब्रेन से और आपकी आंखों का। ठीक, तो ये यहाँ तक तो कोई वो नहीं है। अब बुद्धि वैशेषिक क्या है, ये आलोचक पित्त के कारण मनुष्य, इसको बुद्धि वैशेषिक माने बुद्धि की विशेषता के कारण जो आलोचक पित्त है वो क्या करता है, आपको, आपने कोई सेंटेंस किसी ने बोला और उसने सेंटेंस बोला एक वाक्य, लेकिन उस वाक्य में जो गहन अर्थ है, जो छिपा हुआ अर्थ है, उसको उसने समझ लिया। ये बुद्धि वैशेषिक, कितनी बुद्धि वैशेषिक होगी वो भी आलोचक को तय करेगा। तो अपना बुद्धि जो है, आप कितनी बुद्धि तीक्ष्ण होगी कि आपको सारे अर्थों को आप एक साथ ग्रहण करें। जब जैसे उन्होंने कहा शुरू में, प्रोफेसर पार्क जी ने कहा कि
टोन टोन डार्कनेस, सीडेट लाइटनेस, इतना कहकर वो अपना आराम से चले गए। तो ये सूत्र वाक्य था, लेकिन इसी को संस्थान ने, आदरणीय बीरवाल सर ने इसको ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद इसको बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त के कारण इसके अर्थ को ग्रहण किया कि इसका अर्थ क्या होगा। तो यानी उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन का इलाज क्या है, तो उन्होंने कहा कि टोन डार्कनेस, सीडेट लाइटनेस। तो उससे क्या बना, जीरो टोन, जीरो माने डार्कनेस, जीरो टोन, और 9 सीडेट, 9 जो है लाइटनेस था। और वहां चाइनीज में क्या बना, टोन ऑर्गन सोर्स पॉइंट, बिकॉज दे आर डार्कनेस पॉइंट, क्योंकि यही उत्पत्ति हो रही है, तो वहां को टोन कर दिया। और सीडेट क्या किया था, लाइटनेस। तो लाइटनेस क्या था, उन्होंने कहा हुंग। हम लोग ज़ीक्लर पॉइंट पढ़े हुए हैं, तो ये हुंग थे, हंग थे, हंग मान लीजिए, HUNG, हंग। तो हंग बौद्ध मंदिरों को कहते थे। तो बौद्ध मंदिरों में जो लाइट है, जो सबसे अधिक प्रकाशमान है, जो सबसे अधिक तेज है, वहीं पर है, तो उसको सीडेट कर दिया। तो ये इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट निकला था। ठीक, ये है। तो भूतकाल की स्मृतियों के आधार पर भविष्य में तत्संदिग्ध तो वो है कि विचार कैसे विचार, भाई आप बुद्धि आपकी कैसे होगी, भाई आपको देखेंगे, उसको अध्ययन करेंगे, कुछ अध्ययन करेंगे, कुछ स्मृतियों में होगा, तो स्मृतियां होंगी, फिर आप पढ़ेंगे, तो उसके वजह से होगी। जितनी बुद्धि तेज होगी, इतनी ही आपकी तीव्रता से उसको ग्रहण करने की अग्नि अच्छी होगी तो पचा लेंगे। यही अग्नि का जो काम है, पचाना। तो ये उन्होंने कहा कि ये उसका रीजन बताया कि भाई कैवर्नस साइनस ज्ञानेंद्रियों के जीवा केंद्र है। तो आंख, नाक, रक्त वाहिकाएं जो है वो तंत्रिकाएं होती हैं, और इस क्षेत्र के ऊपर की ओर मस्तिष्क में संवेदी साइको सेंसरी क्षेत्र होता है। तो और यही प्रेरक साइको मोटर क्षेत्र होता है। देखिए, साइको सेंसरी क्षेत्र जो है, जो आपका ये पैरेटल लोब है, पैरेटल लोब के जस्ट पीछे स्थित होता है, और उसके जस्ट जो फ्रंट आगे जो फ्रंटल है, उसमें आपका सारे जो है साइको मोटर, सारे मोटर माने मोटर फंक्शन आपका सबसे आगे वाले लोब में होता है, फ्रंटल लोब में। और जो आपका सेंसरी माने कोई भी सेंस जाएगा वो पैरेटल लोब में होगा। तो पैरेटल लोब हमेशा पीछे ये वाला एरिया होगा, और फ्रंटल लोब आगे का एरिया होगा। तो आगे के एरिया में हमेशा मोटर सेंटर होंगे, और जो सेंसरी होंगी वो हमेशा पीछे की तरफ होता है। और उसके बगल में वो उसके दोनों के बीच में डिवाइड करेगा बहुत बड़ा सल्सस। ठीक, आगे पढ़ेंगे आप लोग, अभी है नहीं। तो ये कह रहे हैं कि यही काम दो हुई बुद्धि के वैशेषिक वाले, जब बुद्धि को आलोचना के माध्यम से बढ़िया कर दे, और एक आपको जो देख कर, सामने देख करके केवल, वो भी आवश्यक है। तो अब इनके असंतुलन में क्या होगा, आंख के दोष होंगे, दृष्टि दोष हो जाएगी, विचार शक्ति की, क्योंकि बुद्धि वैशेषिक है, विचार शक्ति कमी, विभेद, दोनों में भेद नहीं कर पाएंगे, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। क्यों, अर्थों में भी विभेद सब दो तरह होगा। एक तो आपका चक्षु वैशेषिक होगा, तो क्या करेगा, वो देखेंगे कुत्ता गधा क्या है, ये नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर बुद्धि वैशेषिक है, तो वो दो सेंटेंसेस में छिपे हुए गहन अर्थों को भेद नहीं कर पाएगा, दोनों को समझ नहीं पाएगा। भ्राज्यति प्रकाशित वर्णम इत भ्राजकम। अब देखिए, सब बहुत बढ़िया वो है, इन्हीं के आधार पर आप पूरा समझ जाएंगे। भ्राज्यत प्रकाशित वर्णम, जो वर्ण को, जो आपके कलर है, जो आपके शरीर का रंग है, उसको जो प्रकाशित करता है, ठीक है, उसे भ्राजक कहते हैं। अब ये क्या है, कौन सी है, त्वचा ही तो है, त्वचा प्रकाशित कर, वही तो है जो प्रकाशित कर रही, वही उसी वजह से तो है। तो अब देखिए, शरीर का तापक्रम संतुलन रखना और शरीर के त्वचा वर्ण को सुंदर और पूर्व बनाना भ्राजक पित्त का कार्य है। ये भ्राजक पित्त करती है कि वो आपके शरीर के जो त्वचा है उसको कितने सुंदर बना देती है। त्वचा में रहकर शरीर की प्रभा को प्रकाशित करने वाले पित्त को भ्राजक कहते हैं। और त्वचा के अतिरिक्त शरीर के अन्य अंगों में ऊष्मा का नियमन
उस स्थान विशेष की चयापचय आवश्यकता प्रदर्शित होगी। ठीक। अगर वो अंग अधिक कार्यशील हुआ तो ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक होगी और वहां अग्नि का प्रभाव होगा। भाई जहां पर अगर कोई अगर फंक्शन कर रहा है कहीं पर, तो जो अधिक फंक्शन करेगा, जैसे स्टमक किसी समय कार्यशील होगा, तो जिस समय अधिक कार्यशील होगा उस समय उसको अग्नि अधिक चाहिए। तो त्वचा ऐसा भाग है जहां ऊष्मा का नियमन और रक्त परिसंचरण उसकी अपनी आवश्यकता के अनुरूप न होकर समस्त शरीर में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को बढ़ा सकता है। वो त्वचा अपने आप नहीं करता, वो देखता है कि आपके अंदर शरीर के में कहीं ऐसे तो नहीं है कि वो ऊष्मा खूब बढ़ रही हो। तो अगर ऊष्मा खूब बढ़ गई है तो पसीने के माध्यम से वो क्या कर रहा है, उसको ऊष्मा को बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये उसका काम है, यही कहता है ना। और अगर आपको ऊष्मा की जरूरत अंदर बहुत है लेकिन बाहर ठंडक है, तो रोम छिद्रों को बंद कर देता है ताकि हमारी हीट अंदर रह जाए। तो ये एक नियंत्रण जो है त्वचा करती है, वही त्वचा के फंक्शन की बात है। तो अब ऊष्मा का नियंत्रण कौन कर रहा है? हम लोग का हीट का, हम लोग का मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस और टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। ठीक है, ये दो दो चीजें, हाइपोथैलेमस बैलेंस करता है हीट का, निद्रा का, सबका, जितने भी चीजें होंगे उनको हाइपोथैलेमस बैलेंस करता है। तो इसका पॉइंट अगर वहां देखें तो यहाँ पर तो हाइपोथैलेमस ये है। और कभी आपका रक्त जैसे मान लीजिए टेम्परेचर नहीं हो पा रहा, घट पा रहा है, और अचानक जो है बढ़ा हुआ है, वो घटता नहीं, 2-4 दिन आपने लगाया भी पॉइंट नहीं, तो हाइपोथैलेमस को जरूर देखिए, क्योंकि हाइपोथैलेमस ऐसा पॉइंट है जो उसका सेंटर है टेम्परेचर का, TW20। हाइपोथैलेमस का पॉइंट TW20 होता है, तो TW20 में आप उसको देख सकते हैं। तो हाइपोथैलेमस, और यहाँ पर है लेफ्ट फिंगर नंबर 9 और वात ज्वाइंट, हाइपोथैलेमस। ठीक, ये उसको करता है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हाइपोथैलेमस को ये भान हो जाए कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। ऐसा होता है कब? लू लगने पर। लू लगने पर शरीर का सारा जो टेम्परेचर वो है अंदर का पानी वो चला जाता है बाहर, तो सूख जाता है। अब सूख गया तो हीट बढ़ गई। जब हीट बढ़ गई तो क्या होता है, हाइपोथैलेमस सेंटर है तो वो ब्रेन में है, तो वहां पर वो क्या होता है, उसको ये याद हो जाता है कि हमारा नॉर्मल टेम्परेचर ही 99 या 100 है। तो वो जैसे जैसे आप पानी से नहाते हैं, खूब नहाते, ठंडक पानी से नहाए और आपने सफाई किया, सब कुछ हुआ, नहा भी लिए, लेकिन जैसे आप नहा के निकले हाइपोथैलेमस तो उसको तो याद है कि 100 है, तो फिर 100 पे शूट कर दिया। तो वो टेम्परेचर बड़ी मुश्किल से हाइपोथैलेमस को कंट्रोल में लाना पड़ता है, बताने के लिए कि हाइपोथैलेमस कि तुम्हारा टेम्परेचर वास्तव में 98.4 है, 100 नहीं है। ये लू में अक्सर होता है, ये सेंटर है। तो कभी ऐसी स्थिति हो कि आपका टेम्परेचर नहीं उतर रहा है, तो हाइपोथैलेमस के पॉइंट पर आप मेथी लगा दीजिए और वहां पर TW20 को आप ट्रीट कर दीजिए। ठीक, ये है। ये कह रहे हैं कि शरीर के ऊष्मा का बताया, बहुत बढ़िया बताया, पढ़ लीजिएगा इसको। शरीर की ऊष्मा का 60% त्वचा से विकिरण होता है, रेडिएशन द्वारा होता है। 15% कन्वेक्शन, हम लोग 3 मेथड पढ़े ना, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। तो कंडक्शन माने एक कण अणु से दूसरे अणु से संपर्क हो गया और वो ऐसे ऐसे अणु से संपर्क होता चला गया और वो ये हो गया, ये कंडक्शन सिस्टम है। जैसे लोहा गर्म होता है, लोहे को एक सिरे गर्म करिए, धीरे धीरे धीरे। कन्वेक्शन माने जहां पर अग्नि है वहां पर उसने लिया हीट को और फिर चला गया, दूसरा स्थान ले लिया, उसने चला गया, तीसरा स्थान उसने लिया। ये ऐसा कन्वेक्शन सिस्टम है कि हम आपको कोई किताब देनी हो तो पूरे स्टूडेंट को, सब स्टूडेंट हमारे पास आए और वो किताब ले चला जाए, ये संवहन है, ये कन्वेक्शन सिस्टम है। ठीक है। और रेडिएशन में क्या है, हम दे दें बबली जी को, बबली दे दे, धनंजय सिंह को, धनंजय दे दे किसी और को, तो ऐसे पूरा चेंज हो जाए। लेकिन अगर ये नहीं है, हमारे पास आके ले रहे हैं, तो ये कन्वेक्शन है। और एक तरीका ये कि हम किताब को सीधे फेंक दें आपके पास, तो ये विकिरण सिस्टम है। ठीक, ये बस इतना है। आगे चलिए। श्वेत का निर्माण, श्वेत का प्रतिशत 25% से अधिक होता है। तो अधिक पसीना आ रहा है तो भी बीमारी है। ठीक, ये है।
तो वो हम लोग चाइनीज में पढ़ते हैं कि ये फेफड़ों में जो है, फेफड़ों के क्रियाशील कम होने के कारण या अधिक होने के कारण ये आता है। और अग्नि के कारण ही देखिए ये सब होता है। अब ये इसमें क्या है, जो ये हमारा पिगमेंट शरीर है, तो होता क्या है कि अंदर से मिलेनिन नाम का एक पिगमेंट निकलता है जो हमारे कलर को डिसाइड करता है। मिलेनिन त्वचा के उसमें होता है, और ये मिलेनिन होता है वही त्वचा का कलर जो है आपका डिसाइड करता है कि कैसे होगा, उसको पिगमेंट वही। अब मान लीजिए कहीं कहीं वो अंदर कोई इंफेक्शन हुआ या अंदर की फंक्शनिंग गड़बड़ा गई, तो क्या होगा कि वो डिकलर कर देगा उस स्थान को। तो वही को उन्होंने जिक्र किया है कि ल्यूकोडर्मा है, वो ल्यूकोडर्मा है, वो हो जाता है। ये पित्त के असंतुलन कारण है। तो ये एक्जिमा होगा, सोरेसिस होगा, रिंगवर्म होगा, ये सब पित्त के इस, है ना, इस पित्त के कारण है। अब ये उसी का लिखा हुआ एपिडर्मिस का सबसे भीतरी स्तर ये जो है मैलफिजियन लेयर कहलाता है, और इसमें पिगमेंट्स होते हैं, ये मिलेनिन कहलाता है। इन कणों का वर्ण काला होता है। तो जितना मिलेनिन आपके पास होगा उतना उतना वर्ण काला होगा, और जितना मिलेनिन कम होगा उतना। तो और उनको उत्पत्ति कौन करता है? सूर्य प्रकाश, वही। इसीलिए गर्म देश के निवासी श्यामल वर्ण के होते हैं। तो इनके असंतुलन कारण क्या है? मुहासे, राजक पित्त, फोड़े, खारिज, एक्जिमा, छाले, सोरेसिस, त्वचा के रोग जितने भी हैं सब राजक पित्त के। तो राजक पित्त रहता है त्वचा में। पाचक पित्त क्या है? पाचित आहारम इति पाचकम, जो आहार को पचाता है वो पाचक पित्त है। जो आहार को पचाता है वो पाचक पित्त है। इसका स्थान अग्न्याशय है, पैंक्रियाज। ये अग्नि, रूप और तिल पर पित्त है। देखिए अग्न्याशय को हम लोगों ने उतना नहीं बताया मॉडर्न साइंस में, पैंक्रियाज को। और जगहों पर क्या है, अग्न्याशय मतलब पैंक्रियाज क्यों सबसे अधिक इंपॉर्टेंट। यानी आप समझिए कि जब भी पाचन की बात होगी तो आप पैंक्रियाज को छोड़ नहीं पाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चाइनीज में भी यही, चाइनीज में भी पैंक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, और डॉक्टर वॉल ने इसको सिद्ध किया है। दाहिने पैर में बाहरी तरफ, जो पैर के साइड में, लेटरल साइड में, जो बड़े अंगूठे के जो बड़ा अंगूठा है उसके साइड में जो है, वहां उन्होंने वो मेरिडियन की कल्पना किया है और कहा है कि एक मेरिडियन पैंक्रियाज की मेरिडियन है। लेफ्ट में उन्होंने स्प्लीन की मेरिडियन कहा, लेकिन राइट में, जो राइट पैर में, उन्होंने कहा पैंक्रियाज की मेरिडियन, और उसको सब के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट माना। ये उनकी साइंस है। और ये देखिए ये कहाँ कह चुके हैं हम लोग, अग्न्याशय। ठीक। तो पचाना पाचक पित्त का काम है। पचाता है, क्या करता है? पचाने का दो काम हुआ। पचाने से क्या हुआ? एक काम तो पहले उसने जलाया वो, जो भी किया, फिर उसके सार भाग को और मल भाग को अलग। जो सार भाग है, सार को गहले थोथा दे रहा है, तो मल भाग को अलग। अगर ये नहीं ठीक से हुआ तो सारी धातुएं जो आप आगे हम लोग रस मांस पढ़ेंगे, उनमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यानी क्या हुआ? अगर उनमें कमी आई तो और पित्त भी तो, वो भी तो बैलेंस फॉर्म में नहीं रहेंगे। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पाचन काम ठीक से नहीं हुआ तो सारे काम है जो और पित्तों काम है, उनके कर्मों में विकृति, माने डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक, ये पॉइंट है। तो जो भी हम लोग आहार खाते हैं वो आपके पाचक अग्नि द्वारा पहले, मतलब सीएल कह रहे हैं, हम लोग जठराग्नि बोलते हैं। ठीक। तो वो पाचक अग्नि है, वो क्या करती है? वही उसको ट्रांसफर करती है और पचा करके एक आपको आहार रस बनता है।
और आहार रस के बाद जो अन्न रस बनता है वो रस में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वही वही रस आगे चल के आपको रक्त, मांस, मेद, इस अन्न रस से शरीर के अन्य समस्त धातुओं का निर्माण, वृद्धि और क्षय पूर्ति होती है। इसी अन्न रस के बाद तो आगे रस बनेंगे, इसी से रस बनेगा, फिर रक्त बनेगा, और यही जो भोजन का रस है वही अन्न रस से जो शरीर में रस कहा गया धातु, उस रस की रचना करेगी, उसका निर्माण करेगी, और फिर उससे रक्त, रक्त से फिर मांस, मांस से फिर मेद, मेद से फिर अस्थि, अस्थि से मज्जा, और मज्जा के बाद शुक्र करना। तो ये कभी भी अगर आपने भोजन ठीक से नहीं खाया, या आपकी अग्नि जो पाचक अग्नि है, सीएल है या जठराग्नि है, अगर इसमें ठीक से गर्मी नहीं है तो क्या होगा, आपका जो रस बनेगा वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, और अगर अच्छी क्वालिटी का रस नहीं बना तो अच्छी क्वालिटी का रक्त नहीं बनेगा, और तदनुसार आगे चल के आपके सारे चीजें प्रभावित होंगी। इस जठराग्नि को मुख्य अग्नि कहा गया है, और अग्नियां हमारे यहाँ 13 अग्नियां हैं। 5 हमारे भौतिक जो हमारे महाभूत है उनकी, तो 5 महाभूत की हो गई, तो 5 महाभूतों की अग्नियां हो गई। फिर 7 हमारे धातुएं हैं, तो 7 5 12, और हमारी एक हमारी जठराग्नि, जठराग्नि बिल्कुल अलग अग्नि है। तो इसी पर अन्य अग्नियां आश्रित हैं, और आयु, बल, वर्ण, उत्साह, कांति हो, जो आपके चेहरे की कांति है, जो आपके अंदर ओज है, जो तेज है, वो प्राण जो आपका है, जो जो प्राण माने प्राणवान होना, मतलब अंदर से लगता है प्राणवान है, तो वो जो है इसमें वो सब इसी कारण होता है। ठीक, अब इसके असंतुलन कारण क्या, अल्सर, हृदय में जलन, अपच, बुरी आदतें, अत्यधिक इच्छाएं, कीटाणुओं का नाश, पाचन नली में विष, ये सब इसके असंतुलन के लक्षण होंगे। अब उसको जगह बता दिया इन्होंने, आप इसको बहुत बढ़िया से देखिए कि यकृत प्लीहा पहले रंजक, रक्त में रंजकता लाना कर्म है, उधर पाचक पित्त अम्ली में रहता है, आहार का पाचन करके बल भाग को अलग करता है, फिर आलोचक पित्त नेत्र और बुद्धि में रहता है, साधक पित्त हृदय मस्तिष्क में रहता है, और भ्राजक पित्त त्वचा में रहता है। तो ये इस तरह हम लोग उसको पढ़ते हैं कि कैसे है। पित्त दोष के सार है अग्नि और जल। अग्नि शरीर और मन दोनों स्तर पर परिवर्तन के उत्तरदायी है। शरीर अग्नि जो है रूपांतरण करता है, वो वहां याद रखिएगा। कफ, तो कफ में है गुर, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिल, पिच्छल, श्रेष्ठ, प्रशमन, शांति, विपरीत गुणैर गुणा। कफ का गुर, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिल और पिच्छल, ये श्रेष्ठ, ये श्लेष्म कहा गया है, उसके कफ के गुण हैं, और इनके विपरीत गुणों के द्वारा कफ के गुण शांत होते हैं। तो उनका हमेशा सर्वदा सर्वभावानाम सामान्य वृद्धि का तो है ना, और ह्रास के लिए विशेष। तो वही उन्होंने कहा कि क्या होगा, श्लेष्मा के अंतर्गत सोम जली अंश ही कुपित होकर, अब श्लेष्मा में 2 है ना, पृथ्वी और जल, तो जली अंश ही कुपित होकर अशुभ और अकपित प्रकृतिस्थ रहकर शुभ कर्मों करता है। ठीक है, अगर यही जल जो है, जल वाला उन्होंने कहा कि जल इसमें इंपॉर्टेंट है, और वही अगर बढ़िया हो गया, बैलेंस हो गया तो ठीक करेगा, और बढ़िया नहीं हुआ तो क्या करेगा, दृढ़ता, शिथिलता, पुष्टि, कृष्णता, उत्साह, आलस, भ्रष्टता, क्लिवता, ज्ञान, अज्ञान, मुंह, सब उनमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजें हैं। तो कफ दोष में क्या है, शरीर में कफ के स्थान चेस्ट, कंठ, संधिया, ज्वाइंट्स, ब्रेन, सिर, पैंक्रियाज, स्टमक, रस, नोज, जिह्वा, मेद, इन सब में है। आप कफ के गुण देखिए, भारी, शीत, मृदु, स्थिर, क्यों सब पृथ्वी वाले गुण देखिए। स्निग्धता, तो स्निग्ध कौन है, जल वाला है। मधुर, रासायनिक और लवण, और मानसिक तमोग। तो ये जो है हमारे उसमें कहा कि 3 तरह काम है ना, एक नर्वस और हार्मोनल सिस्टम है। तो पित्त क्या करता है, पित्त का काम जो है कैटाबॉलिक फंक्शन वाला हो गया। कफ
कफ का काम एनाबॉलिक सिस्टम है, ठीक है। बात क्या है, नर्वस और हार्मोनल फंक्शन, तीन फंक्शन है ना, एक नर्वस और हार्मोनल एक साथ जुड़ा हुआ है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये हो गया। जो एनाबॉलिक काम है, जो जोड़ने का काम है, वो काम करता है कफ, और जो तोड़ने का काम है, कैटाबॉलिज्म जो करता है, वो करता है आपका अग्नि वाला, यानी पित्त। ये कफ के सामान्य कार्य क्या है, स्नेह, बंधा, स्नेह क्यों कहा, स्थिरता रुक्षता का न होना, ये है। बंध, संधि बंधनों का ठीक होना, बंध करता है ना, जल का है ना, जल का स्नेह था और बंध था। स्थिरत्व, ये कौन है, स्थिरत्व का है, ये कहाँ का, लाइट चली गई शायद, लाइट गई। टूट गया। पहले पहले आ रहा है इतना बात। आ रही, यस सर। ठीक। तो कफ के सामान्य कार्यों में वही उन्होंने कहा कि
रुक्षता स्निग्ध होना चाहिए। स्निग्ध होना चाहिए मतलब थोड़ा चिकनापन त्वचा में होना चाहिए। संधिबंधियों का ठीक होना, यानी जो जॉइंट्स हमारे ठीक होने चाहिए। स्थिरता, वो जो स्थिर है जहां पर अपना है हड्डियां स्थिर हो। गुरुता, उनमें भारीपन भी हो। मैथुन में समर्थ होना, शारीरिक बल का बना रहना, ये सब उसे काम है। सहन शक्ति होना चाहिए। जल है ना, तो जल का धैर्य और लोभ का अभाव, ये सब संभाव में स्थित कफ धातु के कर्म है। और ये जो है ये संतुलित कफ है। अगर ये ऐसे कर रहा है, हैवीनेस कर रहा है, बल दे रहा है, क्षमा कर रहा है, धैर्य कर रहा है, तो ये क्या संतुलित कफ है, बैलेंस फॉर्म में कफ है और ये बल है। ठीक है, और यही संतुलित कफ ये शरीर में ओज की सृष्टि कर रहा है। और विकृत कफ जो है, जो बैलेंस नहीं है, वो रोग का कारण है। त्रिविधम बलमित सहजम कालजम युक्त कृतम। बल 3 प्रकार का होगा। कैसे? सहज और कालज और युक्तिकृत। एक तो सहज बल वो है जो माता पिता से जन्म के उपरांत आपको मिला, ईश्वर ने दिया, माता पिता ने दिया, और आपको जो जन्म हुआ उसमें जो आपको सहज बल मिला, वही बल कालांतर में अपने आप वृद्धि हो रही है। एक कालज हुआ जो ऋतुओं के प्रभावित है। जैसे किसी समय आपकी जो है आपकी शक्ति घट जाती है और किसी समय आपकी शक्ति जो है बढ़ जाती है, तो ये कालज बल है। और युक्तकृत माने अगर कोई ऐसा उपाय आप कर रहे हैं, योगासन, व्यायाम और इन सब चीजों, या कोई और औषधियां लेकर के, इन सब से कोई आप युक्तकृत से आप कर रहे हैं, तो ये आपका युक्तकृत बल है। ठीक है, उसको पढ़िएगा, बहुत अच्छा है ये कि किस मध्यम बल कब रहता है। ऋतुओं के वर्षा के प्रारंभ में और ग्रीष्म के अंत में दुर्बलता रहती है, और हेमंत शिशिर में श्रेष्ठ रहता है। तो थोड़ा ठंडक आती है, उसमें जो है वो बल आपका बढ़ता है। और बालक कालज बल का एक उदाहरण और भी है कि बाल्यावस्था में और युवावस्था में, इन सब में अपने आप बढ़ता घटता है, कभी अधिक रहेगा। और आहार विहार और चेष्टा के संयोग के उत्पन्न बल को युक्तिबद्ध बल कहते हैं। युक्त बल कहते हैं कि आप जो है इसको कैसे आप करेंगे, तो आप कहीं कोई आप अपना योगासन कर रहे हैं तो आपको बढ़ेगा। तो क्या शरीर में जितने भी संश्लेषणात्मक, ये देखिए पढ़िए ये सेंटेंस, जितने भी संश्लेषणात्मक मतलब सिंथेसिस वाली जितनी भी क्रिया है, एनाबॉलिक क्रियाएं हैं, वो सबका कर्ता कफ है, और इस क्रियाओं द्वारा शारीरिक और मानसिक बल को बनाए रखता है, और ये जनरेशन इन सबका लिए प्रयोग होता है। मैडम ने ज्वाइन नहीं किया अभी शायद, क्या मैडम ने ज्वाइन नहीं किया अभी? सुषमा मैम ने ज्वाइन नहीं किया अभी क्या? अभी नहीं किया सर। ठीक, कोई बात नहीं। तो कफ 5 प्रकार का भी, 5 प्रकार के भी हैं। क्लेदक कफ, अवलंबक, बोधक, तर्पक और शेषक। देखिए चलिए हम लोग पढ़ते जल्दी पढ़ते। क्लेदियत क्या है? क्लेदियत क्लिदते व अनेन अन्नम इति क्लेदनः, जो आहार को क्लेद मतलब गीला करता है। क्लेदक माने गीला, जो गीला करता है वो क्लेदन है। तो क्लिद का अर्थ है आर्द्रिक मॉइस्चन होना, कि उसको गीला करना। ये अन्य भोजन को गीला करता है, इसलिए इसे क्लेदक कफ कहते हैं। तो अब क्या है, जब हम लोग जीआईटी पढ़िए आपने, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो क्या होता है, ऊपर से मुंह से शुरू हुआ और हमारा निकला। तो सारे जो है देखिए, जब म्यूकस, ये सब म्यूसिन निकाले, म्यूसिन जो प्रोटीन है सब, तो ये प्रोटीन निकालते हैं और एंजाइम्स कहलाते हैं। तो ये सब एंजाइम्स निकलते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये आपको सरकाते भी हैं और उसमें पचाते भी रहते हैं साथ में। तो वही उसी का उन्होंने जिक्र किया हुआ है। इसमें 99% जलीय अंश है। तो और आहार पाचन के समय उत्पत्ति 2 से 3.5 लीटर होती है। ये इनका जो है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था उसमें PhD में। तो वो आमाशय स्टमक वाल्व से निकलता है, देखिए 1-2 लीटर, पैंक्रियास से 1-2 लीटर, और आंतों से 1 से 1.5 लीटर करीब ये रस होता है, जो इंटेस्टाइनल, पैंक्रियाटिक और स्टमक की वाल्व से निकलता है, जो है
वो HCl वगैरह सब निकलता वो। मैडम स्वागत है आपका। बस बस इसको खत्म कर देता हूँ। तो वही तो ये कह रहे हैं कि ये जो मिल यही है, यही आग क्या करता है, ये गीला भी कर रहा है और साथ साथ इसको आगे बढ़ा रहा है और जीवाणुओं को नष्ट करता है, क्योंकि पीएच की वजह से अपना हम लोग ने पढ़ा है ना कि हमारा ये पीएच जो है एसिडिक वाला होता है। पीएच जो है 7 से अधिक होगा तो एल्कलाइन होगा और 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा। तो हमेशा लार जो है उसमें 7 से कम होता है तो वो एसिडिक होता है, तो वो जीवाणु से नष्ट करता है और फिर इसको जाके अम्लता देखिए स्टमक में क्या है ना 1.2 पीएच का होता है। तो अगर ये बढ़ जाएगी, अम्लता बढ़ जाएगी तो क्या होगा, गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर होगा और डिड्यूनम अल्सर होगा। अल्सर 2 ही 3 जगह पर होता है, या तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा और या तो फिर बाहर जाएगा या स्टमक में रहेगा। स्टमक बाद ड्यूरिनम है तो वहां जाएगा। तो ये उनका स्लो डाइजेशन, अगर ये मान लें क्लेदफ का ठीक से फंक्शन नहीं करेगा तो डाइजेशन आपका ठीक नहीं होगा, फुलनेस होगा, एक्सेस म्यूकस इन स्टमक होगा, जो हम लोगों ने पढ़ा अभी स्प्लीन और स्टमक वाले के। तो यहाँ तक हम लोग अभी पढ़ते हैं, फिर आगे हम लोग इसको करेंगे। मैडम आ गई है, मैडम को स्वागत है। मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करके गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग मैम। नमस्ते मैम। गुड इवनिंग। नमस्ते मैम। मैडम आ गई है आपके बीच में, हम लोग सबको नमस्कार स्वीकार करिए। और उसके बाद हम लोग प्रणाम मैम। चाइनीज में प्रणाम मैम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। चाइनीज में मैडम आज पढ़ाएंगी चैप्टर 7 8 जो भी हो जाएगा, 7 तो मैं दे रहा हूँ, शेयर कर दे रहा हूँ। स्टार्ट करें क्लास? जी मैम स्टार्ट करिए, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। अच्छा। तो थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लें पिछला। कौन बताएगा क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक? कौन हमें बताएगा? साइलेंस हो गया है एकदम। मैम ब्लड से रिलेटेड डिजीज पढ़ी थी हमने कल। हाँ, तो क्या क्या पढ़ा था हमने? ब्लड की डेफिशिएंसी हाँ। कैसे कैसे होती है, जैसे स्प्लीन की डेफिशिएंसी होगी, लिवर की डेफिशिएंसी होगी और स्टैग्नेशन होती है। स्टैटिस और स्टैग्नेशन होगी, स्टमक में ब्लड की स्टैग्नेशन होगी, लंग्स में होगी एंड हार्ट में, लिवर में, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह सब सारे ऑर्गन्स में स्टैटिस होगी। ब्लड में थिंकिंग भी पढ़े थे ना कल में। हाँ, हम लोग ने पढ़ा थिंकिंग। उसके बाद पढ़ा हमने मार्गोल्लंघन, उसके बाद सिंकिंग और उसके बाद लॉस ऑफ ब्लड, है ना, इन अवर बॉडी। ठीक है, तो आज चैप्टर नंबर 7 है डिसीजेज रिलेटेड टू बॉडी फ्लूइड्स। जैसे हम सबको पता है कि हमारा शरीर 70% पानी तो नहीं बोलेंगे, बॉडी फ्लूइड से बना हुआ है। हमारे शरीर में रक्त भी है, आंसू भी है, जो हम खा पी रहे हैं उससे यूरिन भी बनता है। तो 70%, जैसे पूरे वर्ल्ड में 70% वाटर है, ऐसे हमारे शरीर में भी 70% वाटर है। तो अब तक हम लोग क्या देख रहे थे? ब्लड से रिलेटेड डिसीज देख रहे थे। अब हम लोग क्या देखेंगे? डिसीज रिलेटेड टू बॉडी फ्लूइड्स। यहाँ पे 3 प्रकार के डिसीज बताए गए हैं
बॉडी फ्लूइड्स के कारण। पहला, अगर हमारे शरीर में बॉडी फ्लूइड्स घट जाते हैं तब क्या होगा? ड्राइनेस होगा। ड्राइनेस कहाँ दिखेगा? ड्राइनेस स्किन में दिखेगा, ड्राइनेस उसके व्यवहार में दिखेगा। ये भी आप नोट कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि ड्राइनेस बोल दिए तो खाली स्किन में, उसके व्यवहार में भी रूखापन दिखेगा। और अगर एक्सेस हो गया बॉडी फ्लूइड्स, हमारे शरीर, जो शरीर से बाहर निकलना है बॉडी फ्लूइड, यूरिन के माध्यम से, अगर पसीने के माध्यम से अगर वो भी रुक गया तो क्या होगा? अडेमा। अडेमा यानी सूजन दे देगा। और यही बॉडी फ्लूइड्स अगर और रुक गया तो ये क्या करेगा? फ्लैम बनाएगा। फ्लैम मतलब कफ बनाएगा। अब डेफिशिएंट बॉडी फ्लूइड्स कैसे हम इसको हम बताएं? कॉजिंग ड्राइनेस। तो क्या करेगा कि अगर हमारे शरीर में बॉडी फ्लूइड्स की कमी हो गई है, डेफिशिएंट हो गया है, तो वो क्या क्या दिखाएगा? जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे प्यास ही नहीं लगती, मैं पानी ही नहीं पी पा रहा हूं, तो इसका मतलब उसके शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन किसका होगा? रक्त का भी होगा और बॉडी फ्लूइड्स का भी डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो कहीं कहीं क्या होता है कि शरीर में अंदर अंदर रक्त स्राव शुरू हो जा रहा है, तो भी बॉडी फ्लूइड्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अगर बॉडी फ्लूइड्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कहाँ कहाँ दिखेगा? ये लंग्स में दिखेगा, स्टमक में दिखेगा, किडनी में दिखेगा और लार्ज इंटेस्टाइन में दिखेगा। ठीक है, कहाँ कहाँ दिखेगा? ये लंग्स में, स्टमक में, किडनी में और लार्ज इंटेस्टाइन। लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन आपका क्या है? पेयर्ड ऑर्गन है। कभी भी अगर लंग्स बीमार होगा तो ऑटोमेटिकली लार्ज इंटेस्टाइन जरूर बीमार होगा। लेकिन यहाँ पे स्टमक के साथ स्प्लीन नहीं लिया गया है और किडनी के साथ यू भी नहीं लिया गया है। तो डेफिशिएंसी कहाँ कहाँ दिख रही है? लंग्स, स्टमक, किडनी एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अगर लंग्स में दिख रहा है डेफिशिएंसी बॉडी फ्लूइड्स की, तो किस रूप में दिखेगी? ड्राई स्किन, ड्राई माउथ, ड्राई कफ, ड्राई थ्रोट एंड ड्राई टंग। माने वो व्यक्ति आके बताएगा कि स्किन एकदम रूखा हो गया है, हमेशा उसको मुंह जैसे लग रहा है सूखा सूखा है, खांसी भी आएगी तो सूखी खांसी आएगी, गला भी उसको लगेगा सूखा सूखा है, और जीभ में जैसे लग रहा है जैसे हमेशा हम लोग की जीभ थोड़ी सी गीली रहती है लेकिन उसको लगेगा जीभ मेरे एकदम सूखी हुई है। तो ये क्या दिखा रहा है कि लंग्स में बॉडी फ्लूइड्स की डेफिशिएंसी हो गई है। तो ये सारे पॉइंट हैं, LU9, SP6, K6, CV4 और CV12, ये सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। क्लियर है? अब डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन स्टमक। अब बॉडी फ्लूइड्स स्टमक में डेफिशिएंट हो गया है तो क्या दिखाएगा? पहले तो जीभ में, अगर जीभ खुलवा के देखेंगे तो जीभ में आड़े तिरछे क्रैक्स दिखेंगे और उस रोगी को प्यास नहीं लगती है। कम से कम हम लोग को क्या है, 3 लीटर पानी पूरे दिन भर में, रात भर में, 24 घंटे में 3 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति बोलता है मुझे प्यास ही नहीं लगती है और वो बहुत कम पानी पी रहा है। पूछो तो 1 गिलास पी रहा है, 2 गिलास पी रहा है। इसका मतलब उसका बॉडी फ्लूइड्स जो है स्टमक में डेफिशिएंट हो गया है। तो अगर उसकी प्यास बढ़ानी है, मतलब उसे प्यास लगे, तो हमें ये सारे पॉइंट को SP3, SP6, SP36 एंड CV12, ये सारे पॉइंट को हमें टोन करना है, क्योंकि ये डेफिशिएंसी दिखा रहा है, एक्सेस नहीं दिखा रहा है, ये डेफिशिएंसी दिखा रहा है। तो ये सारे पॉइंट को हमें टोन करना है। अब डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन किडनी। अब किडनी में कैसे दिखेगा? इस तरह। उसका क्या है, मुंह कब सूखेगा? रात में। गला भी सूख रहा है, मुंह भी सूख रहा है, लेकिन सिर्फ रात में सूखेगा। यूरिन कम हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन रहेगा और थर्स्ट यानी प्यास उसको बहुत लगेगी, बहुत ज्यादा, और रात में पसीना आएगा। AC भी चालू है, पंखा भी चालू है, फिर भी उसको रात में पसीना आएगा। इसका मतलब किडनी में
डेफिशिएंट हो गया है बॉडी फ्लूइड्स, क्योंकि हमारे हर ऑर्गन को बॉडी फ्लूइड्स चाहिए, लेकिन किडनी में डेफिशिएंट हो गया है। तो क्या करना है हमें? K3, K6, K9 एंड K10, SP6, CV4 और CV1 सारे पॉइंट को हमें टोन करना है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? जी Yes, ma'am. अच्छा, अब डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में डेफिशिएंट हो गया बॉडी फ्लूइड्स, तो किस रूप में दिखेगा? रोगी को जो स्टूल होगा एकदम सूखा होगा और उसको मल त्याग करने में असुविधा होगी। देखिए, दो लक्षण दिख रहे हैं। क्यों? बॉडी फ्लूइड्स की कमी हो गई है, तो अगर रोगी का जो स्टूल होगा वो सूखा होगा और उसे मल त्याग करने में प्रॉब्लम होगी, तो क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि उसका विटामिन भी कम बनेगा। आपको पता है ना, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन बनता है, तो वो भी कम हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा? हमें उतना पोषण नहीं मिलेगा हमारे शरीर को। तो यहाँ पे भी SP6, ST36, CV4, K6 एंड Li2, ये सारे पॉइंट को हमें टोन करना है। ये सारे डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स के सिम्टम्स के साथ ट्रीटमेंट दिया हुआ है। कहाँ डेफिशिएंसी आएगी बॉडी फ्लूइड्स की? लंग्स में, किडनी में, लार्ज इंटेस्टाइन में और स्टमक में। चार चीज में हमें डेफिशिएंसी दिखेगी। तो कभी भी ये सब प्रॉब्लम दिखे किसी व्यक्ति में, तो हमको ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आया है, कहाँ पे हमारा ऑर्गन डेफिशिएंट हुआ है, मतलब बॉडी फ्लूइड्स डेफिशिएंट हुआ है। और प्लस उसका खान पान भी देखना है कि वो ठीक से खाना वाना खा भी रहा। कभी कभी क्या होता है कि आदमी उतना बीमार नहीं होता है, लेकिन उसका खान पान गड़बड़ होता है, इसके कारण भी वो बीमार हो जाता है। उसको भी हमें पूछना है। जैसे खेमका जी बताते हैं कि एक बार एक लेडी आई और उसने कहा मुझे भूख नहीं लगती है, मुझे भूख नहीं लगती है। तो सर ने बोला कि अच्छा, तो उनका जीभ निकलवा के दिखे, तो बोले नहीं, आपके तो जीभ सही लग रहा है। हाँ, मैं 5-6 रोटी खा लेती हूँ मैं। तो मतलब भूख नहीं लग रही तो 5-6 रोटी खा लेती हैं, अगर भूख लगती तो कितनी रोटी खाती। तो कभी कभी क्या होता है, पेशेंट बहुत चीज छिपाने की कोशिश करता है, वो हमको जानने की जरूरत है। ठीक है, अब एक्सेस बॉडी फ्लूइड्स कॉजिंग एडेमा। अभी तो हमने डेफिशिएंसी देखा था, अब ज्यादा बॉडी फ्लूइड्स हो गया तो क्या बनेगा? वो सूजन दिखेगा। कहाँ कहाँ सूजन दिखेगा? स्प्लीन डेफिशिएंसी के कारण सूजन दिखेगा, लंग्स की डेफिशिएंसी के कारण, किडनी यांग की डेफिशिएंसी के कारण, और स्प्लीन, लंग्स और किडनी तीनों डेफिशिएंसी के कारण जो एक्सेस बॉडी फ्लूइड्स हैं वो क्या हो रहे हैं? जिसको बाहर पानी को निकलना है यूरिन के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, लेकिन वो रुक गया है। तो क्या हो रहा है? ऑर्गन का फंक्शन ठीक से नहीं हो रहा है। तो इस कारण एक्सेस बॉडी फ्लूइड्स क्या कर रहा है? सूजन दिखा रहा है। अब स्प्लीन की डेफिशिएंसी के कारण सूजन होगा तो क्या होगा? पेट पर सूजन दिखेगा। कहाँ सूजन दिखेगा? पेट पर। तो अगेन स्प्लीन की डेफिशिएंसी का जो पॉइंट है, सारे पॉइंट को हमें टोन करना है। अगर लंग्स की डेफिशिएंसी दिखा रहा है तो वो कहाँ दिखेगा? चेहरे पे और हाथों और ऊपरी भाग में सूजन आ जाता है। खेमका जी बोलते थे कि अगर लंग्स को देखना है तो चेहरे से देखिए। अगर किसी का चेहरा बहुत फूला हुआ है एकदम ऐसे, इसका मतलब उसके लंग्स में सूजन है। और किसी का चेहरा एकदम पिचका हुआ है, एकदम पिचका हुआ, तो इसका मतलब उसका लंग्स भी सिकुड़ रहा है। तो चेहरा बता रहा है आपको कि आपका लंग्स सिकुड़ा हुआ है या लंग्स में सूजन है। तो अगर हमको स्प्लीन में एक्सेस देखना है तो कहाँ दिखेगा? वो पेट में सूजन के रूप में।
अब किसी का खा खा के पेट निकला है वो अलग चीज हो गई है, वो उसकी तुलना मत करिए। लेकिन जब पेट में सूजन दिख रहा है वो किसके कारण है? स्प्लीन की डेफिशिएंसी के कारण है। तो हम स्प्लीन के सारे पॉइंट को टोन करेंगे। अब लंग्स की डेफिशिएंसी है तो कहाँ दिखेगा? चेहरे पे, हाथों पर और ऊपरी भाग, यानी जहां हमारा फेफड़ा रहता है ऊपरी भाग में सूजन दिखेगा। तो अगेन लंग्स की डेफिशिएंसी का हम पॉइंट लगाएंगे, सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि विंड कोल्ड के कारण भी लंग्स में प्रॉब्लम आ जाती। विंड कोल्ड मतलब बाहरी एटमॉस्फेयर के कारण भी लंग्स की जो क्रिया जो है घट जाती है और हाथों में भी सूजन आ जाता है। तो अगर एक्सटर्नल विंड कोल्ड के कारण लंग्स क्रिया घट गई है, चेहरे या हाथों में सूजन आ रहा है, तो उसके लिए अलग पॉइंट है, LU7, GV16, UB12 एंड LI4। ठीक है? हाँ मैम बोल। हाँ मैम अभी आपने बताया कि ये ब्लड फ्लूइड के एक्सेस होने की वजह से सूजन आता है हाँ ना? हाँ लेकिन अभी ट्रीटमेंट में आपने बताया कि स्किन की भी डिफिशिएंसी के कारण इसको सेडेट हाँ करेंगे। नहीं, जब टोन एक्सेस है, करेंगे, हाँ टोन टोन करेंगे। करेंगे। हाँ, एक्सेस है तो उसको सेडेट करना चाहिए ना? एक्सेस फ्लूइड्स हुआ है। क्यों हुआ हाँ है? क्योंकि वहां पे उसको निकलना है बाहर, वो नहीं निकल पा रहा है। क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्योंकि वहां पे जमाव हो गया है। किस कारण जमाव हुआ है? तो डेफिशिएंसी के कारण जमाव हुआ है तो एडेमा, लेकिन वो डेफिशिएंसी के कारण जमा हुआ है। तो यहाँ पे आपको सिडेट नहीं करना है, टोन करना है, टोन करना है आपको। ठीक है? ठीक है है मैम, क्योंकि इसके तो लेकिन वो किस कारण हुआ है? डेफिशिएंसी के कारण हुआ है। ठीक है? मैम आपने बताया था ना कि सूजन आने का मतलब एक्सेस है। एक्सेस है, लेकिन वो किस हाँ कारण हो रहा है? डेफिशिएंसी रीजन के रीजन कारण। रीजन देखिए ना, रीजन। रीजन देखिए, एक्सेस बॉडी फ्लूइड्स है, लेकिन वो क्यों जमा हुआ है? क्योंकि वहां से उसका निष्कासन नहीं हो रहा है। तो इस ठीक है कारण मैम। तो क्यों निष्कासन नहीं हो रहा है? क्योंकि स्प्लीन कहीं डेफिशिएंट है, लंग डेफिशिएंट है, किडनी भी डेफिशिएंट है। तो इस कारण वहां निष्कासन। देखिए, अगर आपके ऑर्गन अच्छे से काम करेंगे तो कहीं भी आपको नहीं दिखेगा बॉडी में। अगर आपके ऑर्गन अच्छे से काम नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन है, उसको हम लोग देख तो सकते नहीं है। अब आदमी रोज तो जाए उसको अल्ट्रासाउंड कराने, है ना? तो आपको वो बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है? थैंक यू। किडनी आंख की डेफिशिएंसी होगी तो नीचे के भाग में सूजन आएगा, खास करके टखनों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है कि अगर टखनों में सूजन आया, जहां हम महिलाएं पायल पहनते हैं, अगर टखनों में सूजन दिख रहा है, इसका मतलब किडनी यांग डेफिशिएंट है। मतलब वहां पे किडनी का काम क्या है? यूरिनी ब्लैडर को यूरिन देना और यूरिन शरीर से बाहर चला जाएगा। लेकिन किडनी डेफिशिएंट हो गया, मतलब किडनी में इतनी ताकत ही नहीं रह गई है कि वो पानी को बाहर निकालने का कोशिश करे। उसके कारण क्या होगा? हमारे टखनों में सूजन आ जाएगा। तो कभी भी अगर टखनों में सूजन है, कोई भी मेल हो या फीमेल हो, अगर टखनों में सूजन है, इसका मतलब किडनी यांग डेफिशिएंसी है। मैं अपनी बात करूं, हम लोग जब 2009 में ये क्लासेस कर रहे थे तो हम लगातार 5-5 घंटा बैठते थे वहां संस्थान में। तो मेरे दोनों पैर ऐसे स्वेल कर जाते थे जैसे कि हाथी पाँव, जैसे हाथी, क्योंकि 5 घंटा लगातार पैर को मतलब बैठ के कुर्सी पे पढ़ना है 5 घंटा। तो सिर्फ हमने ये किडनी यांग डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाए, उसके बाद हमें कभी ये प्रॉब्लम नहीं आई। हम तो दिन दिन भर बैठ जाते हैं, 7-7 8-8 घंटा बैठे रहते, लेकिन कभी मेरे टखनों में सूजन नहीं आती। पैर भले ही दर्द करेगा लेकिन सूजन नहीं आती है। तो ये बहुत चाहिए हाँ बोलिए। कितने दिन लगाना चाहिए? क्योंकि मेरे पैर तो लटकाने में एकदम सूज जाते हैं मैम। ये आपको रोज रोज करना पड़ेगा, दिन की बात मत करिए, रोज इसको करना है आपको। लगाने हैं। हमने तो हमको लग रहा है 6 महीना मैंने ये पॉइंट लगाया था। 6 ठीक है। महीने
पॉइंट है, तो इसको लगाना है। इवन ये जो पॉइंट है आपका, ये थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर किसी को हाइपोथायराइड है तो किडनी यांग डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाना चाहिए। अगर चाइनीज एक्यूप्रेशर में, वैसे तो आयुर्वेद में है पॉइंट, लेकिन अगर चाइनीज एक्यूप्रेशर की बात करें तो ये थायराइड का भी बहुत अच्छा पॉइंट है। हाइपोथायराइड है तो ये K3, K7, UB23, 47, GV4, CV4 एंड 6, ये सब पॉइंट्स हमें थायराइड में भी यूज करना है। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, स्प्लीन, लंग्स, किडनी, अगर तीनों डेफिशिएंट हो जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे सूजन दिखेगा। तो हर जगह सूजन दिखेगा, तो हमको तीनों प्रोटोकॉल लेना है, A प्रोटोकॉल, B प्रोटोकॉल और C प्रोटोकॉल। मतलब उसका पेट में भी सूजन दिख रहा है, चेहरे पे भी सूजन दिख रहा है और टखनों में भी सूजन दिख रहा है। तो हम ये सारे पॉइंट को लेंगे, और जैसे कोई कोई पॉइंट, जैसे LU7 लंग्स में भी है, LU7 आपका, मतलब कहीं अगर प्रोटोकॉल दोबारा दिया गया है तो उसको हमको या क्या करना है कि अगर ज्यादा जो दिख रहा है, जैसे टखनों में बहुत दिन से सूजन है, तो हमें पहले किडनी यांग डेफिशिएंसी का ही पॉइंट लगाना है पहले। क्लियर है आप लोग को? ठीक है, तो अगर टखनों में सूजन धीरे धीरे कम होके खत्म भी हो जाएगी, उसके बाद अगर चेहरे पे सूजन दिख रहा है, तो बहुतों को देखते हैं कि अगर वो लोग लगातार AC में सोते हैं तो उनके चेहरे पे सूजन आ जाता है, तो इसका मतलब उनका लंग्स डेफिशिएंट है, तो हमें लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाना चाहिए। और जो ये जब मौसम बदलता है तब भी हमें लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाना चाहिए। मौसम जब बदलता है ना, गर्मी से बरसात, बरसात से ठंडी, जो मौसम बदलता है उस पे भी हमें लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाने पे क्या होगा, हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, जो इम्यून सिस्टम में हमारा मजबूत होगा। ठीक है, तो ये दो हमने चीज देखा। क्या देखा? एक्सेस बॉडी फ्लूइड्स कॉजिंग एडेमा, एंड दूसरा क्या देखा, डेफिशिएंट बॉडी फ्लूइड्स कॉजिंग ड्राइनेस। तो जो ड्राइनेस हम फिर रिपीट कर रहे हैं, ड्राइनेस शरीर में नहीं दिखेगा, वो व्यक्ति के स्वभाव में भी दिखेगा, रूखापन दिखेगा, बातचीत में दिखेगा, वो मतलब अजीब तरह से वो बात करेगा, एकदम रूखा होके बात करेगा। आप कितने भी अच्छे उनसे बात करेंगे, वो मतलब अजीब तरह से वो लोग बात करते हैं। तो दिखता है कि उनके स्वभाव में भी ड्राइनेस आ गया है, रूखापन आ गया है। ठीक है, आप लोग इस चीज को गौर करिएगा, कभी किसी से आप लोग बात करते तो गौर करिएगा इसको थोड़ा सा। ठीक, अब बॉडी फ्लूइड्स कॉजिंग फ्लैम। अब यही बॉडी फ्लूइड्स बहुत दिन तक शरीर में रह गया तो क्या होगा, बलगम तैयार करेगा। अगर हमने तुरंत इसका इलाज नहीं किया डेफिशिएंट या एक्सेस का, तो क्या करेगा, ये हमारे जो शारीरिक द्रव्य है वो बलगम के रूप में एकत्रित हो जाएंगे। और बलगम भी कैसा, दो प्रकार के बलगम है, एक बलगम जिसका रूप है और एक बलगम जिसका रूप नहीं है। तो बलगम जिसका रूप है क्या दिखेगा, वो किस रूप में दिखेगा, सफेद बलगम, पीला या हरा बलगम और पानी के जैसे पतला झागदार बलगम। तो क्या करता है ये बलगम, ज्यादा करके हमारे फेफड़ों को अधिक प्रभावित करता है। जो हमारा फेफड़ा है, मतलब जो लंग्स है, उसको ज्यादा ये प्रभावित करता है और इसके कारण बलगम हो जाता है। अब यहाँ पे दिया गया है सफेद बलगम। अब बलगम व्हाइट कलर का है, तो ये क्या दिखा रहा है कि स्प्लीन बी की डेफिशिएंसी हो गई है या स्प्लीन यांग की डेफिशिएंसी हो गई है, या फिर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चिकनाई युक्त भोजन कर रहा है, तो क्या होगा, जो चिकनाई युक्त भोजन क्या, उसका रूपांतरण क्या होगा,
रुक जाएगा। मतलब बोलते हैं ना, जो फूड की है आपका न्यूट्रिटिव क्यू है, तो अगर हमने चिकनाई युक्त भी ज्यादा भोजन कर लिया तो क्या होगा, जो उसका रूपांतरण है और स्थानांतरण है वो रुक जाता है और वो बलगम के रूप में बन जाता है। तो स्प्लीन जो है मेन कॉज है हमारे बलगम बनाने का। अगर किसी को बहुत ज्यादा बलगम बन रहा है तो हमारा ध्यान किस पे जाना चाहिए, स्प्लीन पे जाना चाहिए, क्योंकि यही बलगम क्या कर रहा है, लंग्स में रुक जाता है। और अगर रोगी है और तो वो क्या कर रहा है, पीठ के बल लेट नहीं पा रहा है क्योंकि उसको असुविधा हो रही है। और क्या है, खांसी जब आ रही है और मुंह से जब निकाल रहा है तो बलगम कैसा निकल रहा है, वाइट डिस्चार्ज, यानी मुंह से वाइट बलगम निकल रहा है, क्योंकि लंग्स में बलगम एक्यूमुलेट हो गया है। और ये क्या है, सारा एक्यूट कंडीशन है, ये क्रॉनिक नहीं है, ये एक्यूट कंडीशन है। तो ट्रीटमेंट क्या देना है, P6LU157 एंड ST40, CV9 एंड CV12, ये सारे पॉइंट को क्या देना है, हमें टोन करना है, क्योंकि डेफिशिएंट हो गया है ना, स्प्लीन डेफिशिएंट हो गया है। तो यहाँ पे हमें एनर्जी देना है, मतलब लेना नहीं, एनर्जी देना है। ठीक है, अगर एक पॉइंट अगर देंगे हम बलगम कम करने का तो ST40 देंगे हम। ST40 सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट देना है तो सिर्फ ST40 देंगे, जिससे शरीर में बलगम कम बनने लगेगा। ठीक है, अब पीला या हरा बलगम, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है क्रॉनिक कंडीशन। और इस हालत में बलगम में दुर्गंध भी होगा और कुत्ता खांसी या अस्थमा की शिकायत भी हो जाएगी। कुत्ता खांसी, वूफिंग कफ आपने देखा है ना, लोग खाते रहते हैं, वो रुकता ही नहीं है। तो अगर पीला या हरा बलगम है तो इसका मतलब ये क्रॉनिक कंडीशन है, मतलब ये बहुत पुराना हो चुका है। तो ये सारे ट्रीटमेंट आपको, अगर क्रॉनिक कंडीशन है तब आपको ये सारे पॉइंट को क्या करना है, सिडेट करना है, टोन नहीं करना है, सिडेट करना, क्योंकि ये जकड़ लिया है अंदर। तो ये LU1, 5, 7, 10, LI11, UB13, CV12 एंड ST40, ये सारे पॉइंट को हमें सिडेट करना है। कभी कभी क्या होता है कि बलगम ब्लैक कलर का भी निकलता है, इसका मतलब कहीं कहीं शरीर में हमारे ब्लीडिंग भी हो रही है। तो अगर कोई अपना बलगम बाहर निकाल रहा है मुंह के द्वारा तो वो ब्लैकिश भी होता है, इसका मतलब कहीं अंदरूनी, ये बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन होता है तब ये सब चीज आता है। मतलब अभी से आप लोग अपने को मत इसमें वो कर लीजिएगा कि शायद हमको भी ये प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ाते हैं ना तो जो हमारे स्टूडेंट रहते हैं वो सोचते हैं शायद हमें भी यही प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये मत अपने पे मत ले जाइएगा, ये बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन है। अब पानी के जैसा झागदार पतला बलगम, अगर पानी की तरह है बलगम तो इसका मतलब स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी या लंग्स यांग डेफिशिएंसी है। और ये ज्यादातर किसको होता है, बड़ी उम्र वालों को होता है। और रोगी को ठंड लगती है, मतलब वो पंखा बंद करवा देगा, बोलेगा मुझे हवा नहीं अच्छा लग रहा है। तो इसके दो लक्षण दिखेंगे, क्या दिखेंगे, कि पानी के जैसा झागदार पतला बलगम, और ये ज्यादातर बड़ी उम्र वालों को होता है, रोगी को ठंड लगती है। तो ये सारे पॉइंट हैं, LU5, LU9, ST36, 40, CV9, 12, 17, UB13 एंड 37, सारे पॉइंट को हम लोग टोन करेंगे। ठीक है, ये क्या था, बलगम विथ अ फॉर्म, मतलब ये दिख रहा है, किस रूप में दिख रहा है, इसके प्रकार हैं, सफेद बलगम के रूप में दिख रहा है, पीला या हरा बलगम के रूप में दिख रहा है, पानी के जैसे झागदार पतला बलगम के रूप में दिख रहा है। तो इसका एक फॉर्म है, मतलब इसका एक रूप है। अब बलगम विदाउट ए फॉर्म, मतलब है तो बलगम लेकिन इसका कोई फॉर्म नहीं है, तो कहाँ दिखेगा ये, चर्म के नीचे गांठों के रूप में। मतलब कोई व्यक्ति आएगा बोलेगा मेरा स्किन छुइए और वहां पे गांठें दिख रही हैं, गांठों के रूप में। और कैसे दिखाएगा, नंबनेस,
बताएगा कि हाथ में नंबनेस है, पैरों में नंबनेस है, हार्ट में रुकावट के रूप में, गॉल ब्लैडर में पथरी के रूप में, किडनी में पथरी के रूप में, और हमारे जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी के रूप में। तो 7 प्रकार के बलगम है जिसका कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन वो कहाँ कहाँ दिख रहा है? हमारे चर्म के नीचे गांठों के रूप में, जो हमारे मेरिडियन है उसमें नंबनेस दिख रहा है, हार्ट में रुकावट है, गॉल ब्लैडर में पथरी है, किडनी में पथरी है, और हमारे जो जॉइंट्स है, हमारे जोड़ों हैं, उसमें डिफॉर्मिटी के रूप में दिख रहा है। अब चर्म के नीचे गांठों के रूप में कैसे दिखेगा? ये गांठें दिखेंगी, सूजन दिखेगा, थायराइड में स्वेलिंग है, फाइब्रॉइड है, लिपोमा, लिपोमा मतलब वो चर्बी की गांठें होती है, स्किन के अंदर होती हैं एकदम, और स्वेलिंग ऑफ नर्व गैंग्लियन, जो हमारी स्नायु तंत्रिका है, जो गुच्छा बना है, उसमें सूजन दिखेगा। तो इसका उपचार हम कहाँ करेंगे? अभी तो आप लोग सेमेस्टर 2 में हैं, जब सेमेस्टर 3 में आएंगे तो आप लोग को एक टिश्यू मेरिडियन पढ़ाया जाएगा डॉक्टर वॉल्व का। तो उसमें फैब्रॉइड डिजनरेशन मेरिडियन और फैट डिजनरेशन मेरिडियन है, वो ट्रेटाइज 3, 4, 5 में दिया है, उसके द्वारा हम लोग इसका उपचार करेंगे। अगर यूट्रस में गांठ है तो LU7 राइट और K6 लेफ्ट पर सिर्फ स्टार मैग्नेट लगाकर या मेथी लगाकर उपचार देंगे। LU7 राइट और K6 लेफ्ट, ठीक है। अगर मेरिडियंस में नंबनेस है, मतलब वहां पे दिख कुछ नहीं रहा है लेकिन सुन्नपन है, तो ऐसे कहाँ दिखता है? ज्यादा करके बूढ़े लोगों में दिखाई पड़ता है। विंड स्ट्रोक, यानी जब विंड स्ट्रोक होता है तब ये नंबनेस दिखाई देता है। कहाँ कहाँ दिखता है? नंबनेस इन हैंड, फिंगर्स, फोर आर्म, एल्बो, अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज, एंड न्यूरोआइटिस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज एंड न्यूरोआइटिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। न्यूरोआइटिस का क्या मतलब है? कि न्यूरो प्रॉब्लम हो गया है वहां पे, मतलब जो आपके स्नायु है उसमें प्रॉब्लम हो गया है। तो हर चीज के लिए अलग अलग, मतलब अगर हैंड्स में प्रॉब्लम है, नंबनेस है, तो ये पॉइंट देंगे, फिंगर्स में प्रॉब्लम है तो ये पॉइंट देंगे, फोर आर्म में है तो ये है, एल्बो में है तो ये है, अपर एक्सट्रीमिटीज मतलब हाथ, और लोअर एक्सट्रीमिटीज मतलब पैर, और न्यूरोआइटिस ऑफ अपर, न्यूरोआइटिस मतलब कभी कभी क्या बोलता है व्यक्ति कि मुझे झंझनाहट लगती है, बताते हैं लोग आके कि मुझे पैरों में सुनपन भी है और झंझनाहट भी है। तो अगर वो व्यक्ति कहता है कि सुनपन के साथ मुझे झंझनाहट भी लग रही है, तब हम न्यूरो से रिलेटेड ये पॉइंट देंगे, दोनों देंगे, नंबनेस का भी देंगे और न्यूरो आइटिस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज का भी देंगे। तो अपर एक्सट्रीमिटीज मतलब हाथ और लोअर एक्सट्रीमिटीज मतलब पैर, ठीक है। अब अगर हार्ट में रुकावट है तो क्या होगा? जो वॉल्व है हार्ट के वो अवरोध हो जाएंगे, और इससे क्या होगा? रोगी का मस्तिष्क प्रभावित हो जाएगा। तो क्या दिखेगा? किस रूप में दिखेगा? मैनिक डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया एंड एपिलेप्सी नामक मानसिक रोग हो जाता है। अगर हार्ट में रुकावट है तो क्या होगा? ये हृदय के द्वारा हमारी जो रक्त वाहिनियां हैं उसमें रुकावट हो जाएगा, और क्या होगा? ये हमारे ब्रेन को प्रभावित करेगा। उसके कारण क्या होगा? मैनिक डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया और एपिलेप्सी नामक मानसिक रोग हो जाता है। आपको पता है सिजोफ्रेनिया क्या है? सिजोफ्रेनिया का मतलब होता है जो है नहीं वो भी दिख रहा है, मतलब वो व्यक्ति एकदम क्या बोलते हैं, जैसे जैसे पागल इंसान ने उस तरह वो व्यवहार करेगा, बोलेगा अरे वो मुझे मार रहा है, वो मेरी बुराई कर रहा है, मतलब वो सब पे शक की तरह, मतलब वो दिखेगा, उनमें शक करेगा सब पे। अभी मैं मीटिंग हुआ था तो मीटिंग में
मुझे लोग डांट रहे थे, डांटा कोई नहीं है, लेकिन उसको लग रहा है कि लोग मुझे डांट रहे थे, तो दैट इज कॉल्ड स्किज़ोफ्रेनिया। एक तरह का ये मानसिक बीमारी है। तो कुछ कुछ पॉइंट को इसमें सिडेट करेंगे और कुछ पॉइंट को इसमें टोन करेंगे। अगर आप टोन सिडेट नहीं करना चाहते, चुपचाप एक स्टार मैग्नेट लीजिए, सब बांध दीजिए आप स्टार मैग्नेट, ठीक है। तो कुछ पॉइंट को हम लोग सिडेट करते हैं, और जैसे P5, P7, H7, 8, 9 इसको हम सिडेट करेंगे, CV12 को टोन करेंगे, CV15 को सिडेट करेंगे, UB15 को सिडेट करेंगे, UB20 को टोन करेंगे, और लीवर 2, लीवर 3, SP6, SP40 और GV20 और 24, ये सारे पॉइंट को हम लोग, GV20 को तो टोन करेंगे, बाकी सारे पॉइंट को हम लोग सिडेट करेंगे, क्योंकि वहां पे रुकावट है और उस रुकावट को हटाना है, ठीक है। क्लियर? क्लियर? जी। अच्छा, अब गॉल ब्लैडर में पथरी के रूप में दिखेगा। GB 13-15 को शेडेड करना है या टोन करना है, लास्ट में 2 नंबर? नहीं, सिडेट करना है। गॉल ब्लैडर 13 एंड गॉल ब्लैडर 15 को सिडेट करना है, GV20 को टोन करना है। थैंक यू। हाँ, गॉल ब्लैडर में क्या दिखेगा, ये पथरी के रूप में दिखेगा, क्योंकि वहां पे बलगम अवरोध यानी रुक गया है। रुक गया है तो क्या होगा, गॉल ब्लैडर में आपको पता है गॉल ब्लैडर क्या काम करता है, लीवर बाइल जूस सिक्रेट करता है और गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है ना। लीवर क्या करता है, बाइल जूस बनाता है और गॉल ब्लैडर को देता है। गॉल ब्लैडर क्या है, एक रिजर्वायर है, मतलब एक कटोरा है जो हमारे बाइल जूस को रखता है। लेकिन अगर गॉल ब्लैडर में गर्मी बढ़ रही है तो वहां पे ये बलगम का रूप ले लेगी। बलगम मतलब पथरी। तो अगर हमें अपने गॉल ब्लैडर से पथरी को हटाना है तो ये सारे पॉइंट को हम सिडेट करेंगे, टोन नहीं करेंगे, सिडेट करेंगे, क्योंकि हमको गॉल ब्लैडर से पथरी को हटाना है। इवन जॉन्डिस भी है तो भी ये सारे पॉइंट को हमको सिडेट करना है। ये जॉन्डिस का भी पॉइंट है और गॉल ब्लैडर से पथरी निकालने का भी पॉइंट है, मतलब उसको डिसॉल्व करना है। अगर हम एलोपैथ डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कर दीजिए। तो हमारे पास तो ऐसे ऐसे पॉइंट हैं कि मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, वो बीच में फोन आ गया था ना तो इसलिए कट गया था वो फोन, मतलब ये से हट गए थे हम। अब किडनी में पथरी है तो किस रूप में दिखेगा वो, क्योंकि किडनी में भी गर्मी बढ़ गई है तो इस कारण क्या है, बलगम पथरी के रूप में दिख गया। तो यहाँ पे क्या करना है, ये सारे पॉइंट जो हैं इसको क्या करना है, सारे पॉइंट को बताइए। सिडेट। हाँ, सिडेट करना है कि टोन करना है? सिडेट करेंगे मैम। हाँ सिडेट। हाँ, सिडेट, वेरी गुड। अब जोड़ों में डिफॉर्मिटी आ गई है तो कैसे दिखेगा ये, जो हड्डियां हैं, जो उनके जोड़ हैं उसमें लंबे समय तक बलगम रह गया तो क्या दिखेगा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के रूप में दिखेगा। और आपने कभी कोई पेशेंट देखा होगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस के, तो उनके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, हाथ की उंगलियां टेढ़ी हो जाती है, पैर के टखने वो अजीब से बाहर हड्डी से निकल आती है, तो क्या एक डिफॉर्मिटी है। तो अगर हमको और काफी दर्द होता है, उन लोग को पेन किलर खाना पड़ता है। तो अगर पेन वहां पे कम करना है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का, तो LI11 और ST36 को
पहले हमें लेके सिडेट करना है, क्योंकि उनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। तो पहले दिन हम क्या करेंगे, LI11 और ST36 को सिडेट करेंगे। और स्पेसिफिक पॉइंट क्या दिया गया है, UB58, इसको भी हम सिडेट करेंगे। अगर रिस्ट में और अदर जॉइंट्स को खोलना है यानी उसको भी ठीक करना है, तो ग्रुप 1 GB14 और UB11, और ग्रुप 2 को K6, SP6, GB39, TW6 और गॉल ब्लैडर 34। यहाँ पे दिखाया गया है कि ग्रुप 1 का ट्रीटमेंट हम सुबह करेंगे और ग्रुप 2 का ट्रीटमेंट हम शाम को करेंगे। सिर्फ 1 सप्ताह तक देंगे इस पॉइंट को, इससे ज्यादा नहीं। सुबह ग्रुप 1 का ट्रीटमेंट और शाम को ग्रुप 2 का ट्रीटमेंट, 1 सप्ताह तक देना है इसको। मैम Clear? मैम हाँ ये सब सिडेट करेंगे पॉइंट्स? हाँ, ये सारे पॉइंट सिडेट करेंगे हम। वहां पे अर्थराइटिस हो गया है ना, मतलब इन्फ्लेमेशन हो गया। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, तो इन्फ्लेमेशन को अगर हम टोन कर देंगे तो अब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें सिडेट करना है सारे पॉइंट को, ठीक है। अब डिसीज कॉज बाय फ्लेम विद अदर पैथोजेनिक फैक्टर्स, मतलब बाहरी वातावरण के हिसाब से, जैसे बलगम भी है और विंड है तो क्या होगा, लकवा हो जाएगा। बलगम और हीट है तो क्या करेगा वो, फेफड़े और स्टमक में पीला चिपचिपा बलगम बन जाता है। और फ्लेम और कोल्ड है तो फेफड़े और आमाशय में सफेद बलगम बन जाता है। देखिए, अगर फ्लेम और विंड मिल गया तो क्या होगा, इंसान को लकवा हो जाएगा। फ्लेम और हीट मिल गया तो फेफड़े में और आमाशय में क्या बनेगा, पीला बलगम। और फ्लेम और कोल्ड मिल गया तो क्या बनेगा, फेफड़े और आमाशय में सफेद बलगम बन जाएगा। फ्लेम और ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब इन्फेक्शन। ह्यूमिडिटी कब आता है, बरसात में होता है ना ह्यूमिडिटी, नम एरिया। तो अगर फ्लेम और ह्यूमिडिटी दिख रहा है तो वहां पे क्या दिखेगा, फेफड़े में बहुत ज्यादा सफेद बलगम बनने लगेगा। और फ्लेम और की मिलकर गले में अवरोध, मतलब गला जैसे लगेगा, जैसे आदमी कहता है ना हम कुछ निगल नहीं पा रहे हैं, हम पानी नहीं ठीक से पी पा रहे, लगेगा जैसे गले में कुछ अटका हुआ है। अगर फ्लेम और की है तो लगेगा कि गले में कुछ अवरोध हो गया है। फ्लेम और वाटर वो क्या करेगा, मिलकर पतला पानी सा बलगम बना जाएगा। और ये पतला पानी सा बलगम भी 4 प्रकार के होते हैं। वो कैसे, पतला पानी सा बलगम हमारे स्टमक और आंतों में होगा। दूसरा बलगम हमारे हाइपोक्रोंडिया मतलब ऊपरी पेट में होगा और वहां दर्द होने लगेगा। और दूसरा हाथ पैरों में होकर वह भारीपन भी हो जाएगा। और जो डायफ्राम है, डायफ्राम के ऊपरी में बलगम हो जाएगा तो डायफ्राम में भी प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत होगी। तो बलगम का स्थान और प्रकार देखकर हमें अपने प्रोटोकॉल तैयार करने हैं। जनरली अगर बलगम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम लोग लंग्स की डेफिशिएंसी का पॉइंट देते हैं। 1 हफ्ता लगातार हम लोग पॉइंट देते हैं, उससे ही 50% से ऊपर आराम मिल जाता है। और उसके ऊपर आराम नहीं मिलता तब हम लोग गहराई तक जाके तब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ज्यादा करके हम लोग लंग्स का ही मेन प्रॉब्लम होता है। बलगम से रिलेटेड मतलब लंग्स वहां पे इन्वॉल्व है, क्योंकि लंग्स का ही मेन है ना। लंग्स और स्प्लीन 2 यहाँ पे हैं, जो कि लंग्स और स्प्लीन जो हमारे बलगम को नियंत्रित करते हैं। अगर जो हमने खाना खाया वो एनर्जी के रूप में नहीं बदला तो क्या होगा, वो बलगम के रूप में बदलने लगेगा। अब बलगम का मतलब होता है बीमारी। अगर बलगम बनने लगेगा तो क्या होगा, कीटाणु पैदा होंगे और फिर वो हमारे सारे ऑर्गन्स को धीरे धीरे बीमार करते जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
इस पे मैम क्वेश्चन। बलगम का मतलब कफ नहीं होता? बलगम, देखिए बलगम एक तरह से कफ ही है। देखिए खांसी कर रहे हैं, फूक रहे हैं तो बलगम निकल रहा है। नाक से भी वाटरी पानी निकल रहा है तो भी बलगम है। तो उसको बलगम भी बोल सकते हैं और कफ भी बोल कफ, सकते हैं, दोनों बोल ठीक सकते है। हैं। ठीक है, यस तो मैम। हम लोग चैप्टर नंबर 7 में अगर कुछ आप लोग को पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग एक चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर देते हैं। कहीं आप लोग कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। मैम जुकाम में जो नाक से पानी निकलता है वो भी बलगम ही होगा? हाँ हाँ, नाक से पानी निकलेगा। हम लोग खांसी करेंगे, खांसी करके नहीं आदमी थूकता है, वो बलगम होगा। इवन आपके स्टूल में भी बलगम अगर ज्यादा होगा तो स्टूल आपका कमोड चिपकेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर स्टूल में भी बलगम दिखेगा तो वो किस रूप में दिखेगा? जी। फ्लश आदमी करेगा लेकिन स्टूल जो है पूरा साफ नहीं होगा, वो चिपका रहेगा। डेट मीन्स हमारी स्टूल में भी बलगम जा रहा है। और या कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चिकनाई युक्त खाना खा रहा है। मैम कितनी बार पतली पतली जी मैम, कभी कभी पतली जैसे स्टूल होती हाँ है बोलिए। तो पतली स्टूल में भी बलगम टाइप का दिखता है, तो वो क्या होता है? वो अलग चीज हो गई, अलग हो गया। स्टूल हो रहा है वो अलग चीज हो गया। लेकिन अगर हमेशा आदमी जा रहा है और तो प, पतली स्टूल में भी कभी कभी बलगम टाइप का दिखता है ना दिखता मैम? है, दिखता है, तो वो उसे वो वो क्या आपका वो हाँ, तो स्प्लीन की वो क्या होगा? डेफिशिएंसी दिखा रहा है। वो स्प्लीन की डेफिशिएंसी दिखा रहा है। वो अच्छा मैम। स्प्लीन, अच्छा मैम, तो उसके लिए क्या वही क्या स्प्लीन करना की होगा? डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाइए, स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट ओके लगाइए। मैम। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। और कुछ कि हम लोग शुरू करें ओके मैम। चैप्टर नंबर 8। हाँ मैम दो कंडीशन में सर्दी हो सकती है, एक तो बारिश में भीगने की वजह से भी, और हाँ दूसरा जब वायरल होता है, वायरल हाँ, फीवर तो चला जाता है, लेकिन उस वक्त जो सर्दी खांसी होती है वो काफी दिनों तक खिंचता है। तो दोनों का ट्रीटमेंट सेम होगा, बीमारी भी दोनों एक ही है या अलग अलग है? देखिए तुरंत अगर आदमी बीमार पड़ रहा है तब तो आप विंड हीट या विंड कोल्ड का ट्रीटमेंट देंगे। विंड हीट में भी ये मतलब बारिश में भीगने के बाद अगर होता है तो विंड हीट। हाँ, ठंडी के मौसम में सर्दी जुकाम हो रहा है, डेट इज ड्यू टू विंड कोल्ड। और मैं वायरल की वजह से होता है तो विंड हीट, और सर्दी सर्दी की वजह से होगा तो हाँ, विंड कोल्ड। विंड कोल्ड। बारिश में अगर दोनों का गर्मी में हो रहा है दैट इज विंड हीट। और इसके बहुत अच्छे पॉइंट हैं, LU7, LI4, LI11, अच्छे पॉइंट भी इसमें याद नहीं आ रहा है। वो सारे पॉइंट डेट करना है, टोन नहीं करना है, तो डेट करना है। वायरल के बाद जब सर्दी होती है, वायरल फीवर छूट जाने के बाद, तो वो विंड हीट में आएगा। हाँ, विंड हीट में आएगा। थैंक यू मैम। ठीक है, मौसम चेंज हो रहा है ना। अभी देखिए नोएडा का कैसा हाँ। मौसम हो गया, एकदम बरसात बरसात जैसा हो गया है। बारिश हो रही है, बारिश बिल्कुल मैम, बात और हो रही 3 दिन पहले कानपुर में, इलाहाबाद में और बॉम्बे में बारिश हो रही थी। आज जाके हम लोग के नोएडा में हो रहा है। हम लोग है। हर जगह पिछड़ रहे हैं, यस मैम, है ना। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, पेज नंबर 19, एसेंस यानी जीवन तत्व। जीवन तत्व 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? एक जीवन तत्व है जन्मजात, यानी जो हम लोग ने अपने माता पिता से लेकर आए हैं। अगर माता पिता को कोई बीमारी है तो वो हम लोग को होगा ही होगा, इतना तो लिख लीजिए। कोई भी बीमारी है, अस्थमा है तो अस्थमा हमको गिफ्ट में मिलेगा। माता पिता को अगर
ये आर्थराइटिस है तो वो भी हम लोग को मिलेगा एज ए गिफ्ट। और इवन थायराइड भी है, अगर माता पिता को किसी एक को है थायराइड तो बच्चे को थायराइड होना ही होना है। तो जन्मजात जीवन सत्य यानी बल, ताकत, और एक जग बंद कर दीजिए शेष दिव्या, और लोग बंद कर दें। दूसरा है जग में प्राप्त जीवन सत्य। जग में मतलब जब हमने जन्म लिया किस हिसाब से हम अपने को रख रहे हैं, समय से खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज्यादा मतलब एकदम काम नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो वो क्या है जग में प्राप्त जीवन सत्व। और तीसरा क्या है किडनी। किडनी में हमारा जीवन सत्व होता है। किडनी जो होता है ये क्या है, खेमका जी बोलते हैं ये हमारा लाइफ एसेंस है, यानी ताकत है किडनी। तो जिसका जितना किडनी मजबूत होगा वो जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। अगर कोई हमने ऐसा परिस्थिति देखा वहां हमें फाइट करना है या रन करना है, ये किडनी ही डिसाइड करती है। अगर बड़ा सा हम 15 फीट सांप देख लेंगे तो वहां हम लड़ नहीं पाएंगे, तब हम लोग भाग जाएंगे। लेकिन अगर एक आध दो लोग आ गए हमें मारने पीटने, तो अगर हम लोग सोच लेंगे कि हाँ इनसे हम लोग लड़ लेंगे तो वहां हम लोग लड़ लेंगे। लेकिन अगर 10 लोग आ गए तो हम लोग नहीं लड़ पाएंगे, तो वहां से हम लोग भाग लेंगे। तो किडनी में हमारा जीवन सत्व होता है। अब जन्मजात जीवन सत्व, जन्मजात जीवन सत्व मतलब जो हमें प्रारब्ध रूप में ईश्वर से मिला है। हम कहाँ जन्म ले रहे हैं, किस माहौल में हमारा जन्म हो रहा है। यहाँ पे हम जाति की बात नहीं कर रहे हैं कि हम ब्राह्मण में जन्म लिए चाहे हम, नहीं, मतलब किस माहौल में हमने जन्म लिया, उसकी संरचना, जीवन शक्ति, ये सब हमको हमारे माँ बाप से मिलता है। यानी जो हमारा ऑर्गन है, प्रत्येक ऑर्गन हमें हमारे माँ बाप से मिलता है। और ये क्या करेगा, एक्टिव बनाए रखेगा। तो ये क्या है, जीवन सत्व में क्या है, संयम, भोजन में संतुलन, कार्य विश्राम संतुलन आदि के द्वारा हम जन्मजात जीवन सत्व का देखते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ना ऑर्गन सोर्स पॉइंट। ऑर्गन सोर्स पॉइंट क्या है, उस ऑर्गन का अपना पॉइंट है। लंग्स का अपना ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, एलआई का अपना ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। तो ऐसे ही जो जन्मजात जीवन सत्व है या ओरिजिनल की है, वो क्या होगा, जब अधिक क्रियाशील होगा तो हमारा जो ऑर्गन है अच्छे से वो काम करेगा। तो इन ऑर्गन का जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है हम वहां पे क्या करेंगे, टोन करेंगे। तो क्या होगा, हमारा इन ऑर्गन टोनिफाई होगा। अगर यांग ऑर्गन प्रभावित है हमारा तो हम यांग ऑर्गन के सोर्स पॉइंट को टोन करेंगे। ठीक है। देखिए अभी इस समय वातावरण कैसा है, बरसात जैसा है, तो वातावरण क्या बदल रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी भी हो जा रही, बहुत ज्यादा अब जैसे हम लोग धूप में से आए एसी में लेट गए, एसी में लेटने से क्या होगा, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि वे पैथोजेनिक फैक्टर्स है। तो हमेशा हमें जब भी लगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है तो उस ऑर्गन सोर्स पॉइंट को हम इलाज देंगे और वहां पे हम हमेशा ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे यहाँ पे टेबल के रूप में दिया हुआ है, लीवर का, हार्ट, पेरिकार्डियम, स्प्लीन, लंग्स, किडनी, ये सारे ऑर्गन सोर्स पॉइंट हैं। और यहाँ पे यांग ऑर्गन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। तो अब जिस ऑर्गन का हम ऑर्गन सोर्स पॉइंट लेंगे वो ऑर्गन टोनिफाई होगा। ठीक है, ठीक। यहाँ पे अब एक स्पेशल नोट दिया है कि अगर TW4 को हम टोनिफाई करते हैं तो हमारा ओरिजिनल की डायरेक्टली सर्कुलेट द ओरिजिनल की इन द वेरियस मेरिडियन। तो अगर TW4 को हम टोनिफाई करेंगे तो पूरे शरीर में अच्छे से हमारा
की जो है टोनिफिकेशन हो जाएगा। और TW4 और ST42 लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, की भी टोनिफाई होगा, ओरिजिनल की भी टोनिफाई होगा। तो 2 पॉइंट हमें मिले, TW4 एंड ST42, अगर दोनों साथ में हम लेते हैं तो क्या बना ये, जन्मजात जीवन सत्व। अब जग में प्राप्त जीवन सत्व मतलब जब इस दुनिया में हम आए तो क्या हुआ, स्प्लीन और स्टमक क्या है, हमारे भोजन पचाने का उत्तरदायी है। तो जिसका स्प्लीन और स्टमक अच्छे से काम कर रहा है, दैट इज पोस्ट हेवन एसेंस। और ये कहाँ पे है, हमारे स्प्लीन और स्टमक में। तो अगर पाचन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो हमको अपने स्प्लीन की और स्टमक की डेफिशिएंसी का उपचार देना है हमेशा। क्यों, यही दो यहाँ पे उत्तरदायी हैं हमारे भोजन को पचाने के लिए। कौन उत्तरदायी है, स्प्लीन और स्टमक। और आजकल ज्यादातर लोग हम देख रहे हैं पेट के ही रोगी हो गए हैं। तो ये दोनों जो पॉइंट है, स्प्लीन की डेफिशिएंसी के और स्टमक की डेफिशिएंसी के, सारे पॉइंट को हमें टोन करना है, सिडेट नहीं करना है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी पाचन के कारण हमारा स्प्लीन और स्टमक डेफिशिएंट हो गया है। तो दोनों को अगर हम टोन करेंगे तो हमारा पाचन संबंधी कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब किडनी में जीवन तत्व क्या लिखा है कि किडनी में क्या है, जीवन तत्व स्टोर्ड है, यानी रखा हुआ है। तो शरीर की जो हमारी वृद्धि है, प्रजनन है, जो भी है वो किडनी एसेंस करता है। तो एसेंस क्या है, ये बोन मैरो जो होता है ना, हमारा जो बोन मैरो, उसमें क्या बनता है, बोन मैरो है ना। बीमारी एक आ रही है, क्या बोलते हैं आपको, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर क्यों होता है, क्योंकि बोन मैरो में कैंसर हो जाता है, डेट इज। तो बोन मैरो भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा किडनी एसेंस है, अगर उसमें कमी हो जाएगी तो क्या होगा, बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास और हड्डियां ये सब दिखेंगी। महिलाओं में और पुरुषों में प्रजनन शक्ति घट जाएगी और मेंटल रिटार्डेशन, दांतों में ढीलापन, बालों का झड़ना, सफेद होना, बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए यहाँ पे उपचार देते हैं। आपको पता है ना, किडनी एसेंस के 10 पॉइंट हैं, सबको पता है, जो खेमका जी देते हैं हाइट बढ़ाने के लिए 10 पॉइंट है, सबको याद है। यस मैम। तो ये दोनों, पहले तो सर राइट हैंड में देते थे, अब दोनों हाथों में दिया जाता है, लेफ्ट में भी दिया जाता है, राइट में भी दिया जाता है। तो अगर किडनी में जीवन तत्व प्रॉब्लम आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। कान की प्रॉब्लम होगी, बहरापन होगा, कमर में दर्द होगा, घुटने में कमजोरी होगी और संभोग शक्ति घट जाएगी, स्मरण शक्ति की कमी होगी, चक्कर आना, सर में खोखलापन यानी खालीपन लगेगा। अगर आप ब्लड टेस्ट कराने जाएंगे तो आरबीसी कम मिलेगा और जल्दी जल्दी सर्दी लगना, बार बार सर्दी लगना। हे फीवर यानी लो ग्रेड फीवर। रेनिटिस यानी नाक में नहीं बोलते हैं, ऐसे खुजली जैसे हो रही है। इंफ्लुएंजा, ये बार बार होगा, बार बार अगर रिपीटेशन हो रहा है ये सब चीज का, तो इसका मतलब हमारा किडनी एसेंस प्रभावित है। तो अगर किडनी एसेंस प्रभावित है तो ये सारे पॉइंट को हमको टोन करना है। K3, K6, gallbladder 39, GV4, 14, 20, UB11, 15, 23 एंड CV4। ऐसे तो यहाँ राइट दिया गया है, लेकिन आपको दोनों हाथों में लगाया जाता है, ये लेफ्ट में भी लगाया जाता है, राइट में भी लगाया जाता है। तो अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किडनी में जीवन तत्व
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किडनी में जीवन सत्व प्रभावित होगा तो ये सारे लक्षण दिखेंगे, रिटार्डेशन दिखेगा, मेंटल रिटार्डेशन दिखेगा, बच्चों में शारीरिक ग्रोथ कम हो जाएगी, कमर में दर्द, कान में आवाजें आना, बहरापन। तो आप सिर्फ ईएनटी स्पेशलिस्ट, स्पाइन के डॉक्टर सब जगह दौड़ते रह जाएंगे, कोई फर्क नहीं, मतलब कोई आराम आपको नहीं मिलेगा। तो आपके पास एक रामबाण एक्यूप्रेशर है, बस ये पॉइंट लगाइए और इस पॉइंट लगाने के बाद देखिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि 23 साल से मैं यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ, मैं भी मरीज बनकर ही वहां गई थी और मुझे भी विश्वास नहीं था। हमने कहा ये चुंबक क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन आज 23 साल हो गए और चुंबक के सहारे ही हम लोग चल रहे हैं। तो आज जो है 2 लेसन हम लोग ने कंप्लीट किया, 2 चैप्टर। कल हम लोग चलेंगे डायग्नोसिस पे, चैप्टर नंबर 9 डायग्नोसिस पे चलेंगे। और कोई क्वेश्चन पूछना हो, क्वेरी पूछना हो, पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी पूछना हो पूछ सकते हैं आप लोग। बोन मैरो कौन बनाता है? मैम नमस्ते। मेरा जोर से बोलो थोड़ा। मैम रीना वर्मा सेमेस्टर 2 की स्टूडेंट है। मुझे